हमारे देश के टॉप डोमैट का स्वागत है डॉक्टर रश्मि शेट्टी। वेलकम बैक टू टीआरएस। जेनजीज ये मानते हैं कि वो ज्यादा फास्ट एज कर रहे हैं। एक बड़ा रीजन है स्ट्रेस। उसके वजह से एजिंग बहुत फास्ट होता है। स्ट्रेस मतलब आप सोचते हैं मेंटल स्ट्रेस, आप ठीक से खाना नहीं खाया, बहुत सोच लिया या लाइट देख लिया, आपका दिमाग के लिए स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। लड़कों की थोड़ी सी मोटी स्किन होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, राइट? जब ट्रीटमेंट्स हम करते हैं रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा करता है, स्पेशली एंटी एजिंग। आईलैशेस भी लंबे होते हैं। दैट आई हेट। स्किन हेल्थ किसी के मेनोपॉज से एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड होती है? मेनोपॉज में स्किन ड्राई हो सकता है। मेनोपॉज में ऐसा रख सकता है कि सडनली मेरा स्किन एज हो रहा है कल से आज तक। पिगमेंटेशन हो सकता है, बाल बहुत सारा झड़ सकते हैं। दैट चेंज इज नॉट एन इजी चेंज। सो वो टाइम पे फैमिली सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत ज्यादा बोटॉक्स फिलर्स हो रहे हैं एंड इन बैड केसेस कभी कभी एक्टर्स के एक्सप्रेशंस अफेक्ट हो जाते हैं। नेचुरल दिखना चाहिए। लाइक आई हैव डन बोटॉक्स फॉर माय फोरहेड। इट्स नॉट दैट एट 52 आई हैव नो लाइंस एट ऑल, बट एवरीथिंग इज मूविंग। एक एक्ट्रेस थी, इधर नीला हो गया था उसका। तो क्या करके आए हो? तो उसे बोला आई डिड। ओह, ये बॉलीवुड में बहुत हो रहा है आजकल। बीच में एक ट्रेंड था, सब लोग एनिमा कर रहे थे। इन सब में पढ़ने से पहले प्लीज ठीक से देख लो कि वो डॉक्टर कौन है। इट इज वेरी वेरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। हमारे एक और विमेंस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे देश के टॉप डोमैट का स्वागत है डॉक्टर रश्मि शेट्टी। थैंक यू। वेलकम बैक टू टीआरएस। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर। क्या आप ये मानते हो कि मुंबई इन अ वे भारत का स्किन केयर कैपिटल है? हाँ, हो गया है ऑलमोस्ट ना, बॉलीवुड की वजह से शायद। बॉलीवुड की वजह से ज्यादा। ओके, आई एम श्योर एज अ डॉक्टर आप नाम नहीं ले सकते, इसलिए मैं आपको ये पूछूंगा कि जितने भी बॉलीवुड सितारे हैं जो आपके पास आते हैं उनकी एज रेंज क्या होती है? 18 से 86 तक। 86? हाँ। उस 75 80s के एज रेंज में किस तरह का स्किन केयर या स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं? हमेशा स्टार्ट होता है स्किन का ग्लो नहीं है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है सबका। और बहुत थका हुआ लग रहा है या पहले जैसा नहीं लगता है जब हम तैयार होते हैं, ये होता है। बट जो मैं 86 बोल रही थी, वो आके उनको मेरा होठ जरा करने का है। इट वाज सो क्यूट। तो वो भी हो सकता है, तो व्हाई नॉट? एज नहीं होता है ना, अपने आप को देखभाल करने के लिए एज क्यों होना चाहिए? कोई भी एज में आपको अगर लगे कि आपको ज़रा सा बेहतर कर सकते हैं या पहली जैसा कुछ ग्लो आना चाहिए, आपका कोई भी एज हो, यू कैन स्टार्ट। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। ओके, एज अ डॉक्टर आपको एक इमोशनल एंगल भी रखना होता है किसी Yeah. पेशेंट से बात करते हुए। तो अक्सर वो लेडीज जिनका एज 40 50 60 से ज़्यादा है, अक्सर उनके इमोशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? यूजली इमोशनल प्रॉब्लम ये होता है कि या वो लोग का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जीने का ये होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चों का स्कूल है, पति को सपोर्ट करने या खुद कोई प्रोफेशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो फेस हो जाता है। देन दे स्टार्ट नोटिसिंग कि अरे मेरा चेहरे को क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं थी। वो टाइम पे आप जाके मिरर देखने स्टार्ट करते हो कि ये अब मुझे देखो। सबको देख के हो गया लाइफ में, सबका हो गया जो होने का है। बच्चे कभी कभी कॉलेज स्टार्ट हो जाता है वो टाइम पे, हस्बैंड्स आर सेटल्ड इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजी हो जाते हैं। तभी आपका भी अगर कुछ काम कर रहे हो, आपका भी एक लेवल आ जाता है। दैट इज व्हेन यू थिंक मैं तो ऐसे नहीं थी जब मैं स्टार्ट किया, ये कब आ गया, ये कब आ गया। दिस स्टार्ट्स। तो दैट इज व्हेन दे ईदर दे आर गोइंग थ्रू अ फेस ऑफ बच्चे नेगलेक्ट कर रहे हैं हमें क्योंकि उनका लाइफ स्टार्ट हो गया, हस्बैंड नेगलेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वो सोचते हैं। कभी कभी शायद होता नहीं है, बट ऐसा सोचते हैं कि उनको टाइम ज़्यादा नहीं मिल रहा है अभी, बच्चों से भी, हस्बैंड से ही भी, कुछ भी। तो तब वो सोचने लगते हैं शायद आई नीड टू लुक बेटर, या कुछ मेरा चेहरा चेंज हो रहा है, मेरा बॉडी चेंज हो रहा है। हार्मोनल भी वो टाइम पे किसी किसी को समझ आता है कि हाँ मेनोपॉज स्टार्ट हो गया, हार्मोन है, ये पास हो जाएगा ये टाइम। किसी किसी को समझ में नहीं आता है। तो आप खुद ज़रा सा सैड मूड में हो जाते हो ज़्यादा,
वो भी होता है, हार्मोन्स की वजह से भी वो टाइम पे मूड चेंज होना लगता है। तो ये आपका बाहर का चेंज, वो सब साथ में मिल के, दैट यूजुअली इज नॉट अ वेरी काइंड पीरियड। ये आप 50s की बात कर रहे हो मेनली? नहीं, आजकल अर्ली मेनोपॉज भी होता है, 40s में हो जाता है। एक जनरेशन पीछे, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, XYZ जो भी है, मैं 50 में हूँ अभी, आई हैव जस्ट टच्ड 50। हमारे इसमें 23 में शादी हो जाता था, राइट? सो व्हेन आवर चिल्ड्रन, आपके शायद टाइम पे अभी 30s में भी लोग सोचते रहते हैं शुड आई मैरी, शुड आई नॉट मैरी। हमारे में 23 में हो गया, विच मीन्स 1 or 2 years में बच्चे भी हो गए। सो मी एंड माई डॉटर आर एग्जैक्टली 25 years अपार्ट। मेरी से भी जल्दी कुछ मेरा फ्रेंड्स की शादी हो गया था। तो आप जब 40s में होते हो, आपका बच्चे कॉलेज जाने लगते हैं। सो माई पॉइंट इज नेसेसरीली 50 नहीं होता है, 40s में भी हो सकता है कि आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका ज़्यादा टाइम जिंदगी ले रहा था वो ख़त्म हो गया, जिसके भी ऊपर हो। अभी आपके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अर्ली मेनोपॉज एक बहुत ही बड़ा चीज़ है। अभी 35-40 में लोग मेनोपॉज हो रहा है, तो जो हम हार्मोनल चेंजेस बता रहे थे पहले 50s में, वो अभी 40s में भी होने लगे हैं। तो हो सकता है 40s में भी। सो 40s 50s इज एक्चुअली टफ पीरियड। 60s में कुछ एक्सेप्टेंस आ जाता है, हार्मोन का ऊपर नीचे बंद हो जाता है, वो भी एकदम एक लेवल में आ जाता है। 60s इज ईजी। वो 40s 50s इज अ टफ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, वो टीनेज जैसा होता है। कुछ पेशेंट्स रोते हैं आपके क्लिनिक में? किस वजह से? ऑफ कोर्स, बहुत सारे पेशेंट्स आके रोने लगते हैं। पहला रोते हैं कि ऐसा हो गया है, आई मीन यू नो, हमारा पूरा कॉन्फिडेंस ही बदल गया है, हम पहले ऐसे नहीं दिख रहे थे। कोई बहुत सारे लोग पर्सनल प्रॉब्लम्स को उसको अटैच कर देते हैं, मतलब यू नो लाइक हस्बैंड्स आर नॉट नोटिसिंग देम और समथिंग एल्स इज हैपनिंग इन द परिवार। तो वो सब भी उनका होता है प्रॉब्लम्स, जो वो नोटिस करने लगते हैं वो टाइम पे, और वो सोचते हैं कि उनका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने के वजह से ये सब हो रहा है। तो ये हम फिक्स कर सकते हो, हम ये फिक्स करेंगे, वो होता है। और एक और माई इंस्टाग्राम देयर इज वन पिन्ड अप रील, वो आप देखेंगे तो वो पेशेंट मेरा काम होने के बाद रोने लगी मिरर देख के, कि शी वाज लाइक आई थॉट इट इज़ ओवर, मेरा लाइफ ख़त्म हो गया है, मेरा जो भी अच्छे दिखने का दिन था वो भी ख़त्म हो गया है। प्रोफेशनली ऑल्सो शी वाज, बहुत सारे लोग हैं 50s में जॉब चेंज कर रहे होंगे, बिकॉज तब तक वो एक ही जॉब में रहते हैं, देन दे थिंक ओके नाउ आई कैन डू बेटर। सो सिर्फ पर्सनल और घर का रीजंस के लिए नहीं, प्रोफेशनल रीजंस के भी, दे वांट टू लुक गुड। द कॉन्फिडेंस ऑफ वांटिंग टू गो एंड मीट अ न्यू बॉस और न्यू टीम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ दे लुक। सो वो रोने लगी मिरर देख के कि थैंक यू सो मच, मैं सोचा मेरा लाइफ खत्म हो गया एंड ये कितना बदल गया है। सो लुक्स डू प्ले अ लॉट ऑफ रोल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स मुझे बताती हैं कि ये एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन बीइंग अ बॉय एंड बीइंग अ गर्ल, कि बचपन से आपको बताया जाता है कि आपका वैल्यू आपके लुक से एसोसिएटेड है। सच है, झूठ है? हम ऑफ कोर्स ये एंगल ले सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यू नो, हम लुक्स तो एकदम ट्रिवियल है, ये क्या है, इसमें ध्यान ही मत दो। बट जिन पे वो गुजरता है, वो जैसा हमारे एक्ने एपिसोड में हम बात कर रहे थे, जिन पे वो गुजरता है वो उसको वो वैल्यू जानते हैं। मेरे बहुत सारे डर्मैट फ्रेंड्स भी है, डर्मैट से मिला हूँ, हर कोई आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है एज अ डर्मैट। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का चांस मिल रहा है। प्लस ऑनेस्टली आई थिंक हमारे देश की जनता भी वही बॉलीवुड स्किन केयर चाहती है। जब हमने पहले वाले पॉडकास्ट में एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स की बात करी, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही। आपने कहा कि अगर एज एन ऑडियंस आपको पता चल रहा है कि इन्होंने बोटॉक्स या फिलर्स की है, उसका मतलब ये है कि बोटॉक्स और फिलर्स का टेक्निक ठीक नहीं था, एक्चुअली पता नहीं चलना चाहिए। करेक्ट। और ये एक अच्छे डॉक्टर और ओके डॉक्टर के बीच का फर्क होता है, राइट? हम एक्चुअली ये बोटॉक्स और फिलर्स की बातें एंड के लिए रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स ना बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में जानकर भी शायद ये नहीं करेंगे, और बहुत सारे लोगों को होम रेमेडीज चाहिए, जो डाइट पे चेंजेस ला सकते हैं, उनके बारे में जानना है। मैं पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लो अगर आपके पास 100 पेशेंट्स आ रहे हैं, उनमें से कितने बोटॉक्स और फिलर्स के लिए रेडी होते हैं? एंड व्हेन आई एम सेइंग 100 पेशेंट, मेरा ये मतलब है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए वही। सो क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ, शायद मेरा क्लिनिक में उसके लिए ज़रा ज़्यादा आ जाते हैं। बट बहुत सारा पेशेंट्स है जो फुल्ली एजुकेटेड है, फुल्ली वेल ट्रैवल्ड है, जो बोलते हैं मुझे इंजेक्टेबल्स नहीं चाहिए।
बोटॉक्स फिलर्स या नहीं चाहिए, वो हो सकता है, क्यों नहीं, बिना उसके मुझे रेमेडीज बताइए जो मुझे ग्रेसफुली एज करने के लिए हेल्प करता है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसमें उसमें या हम लाइक यू सेड डाइट से स्टार्ट करते हैं, लाइफस्टाइल से स्टार्ट करते हैं, जो लगाते हैं चेहरे पे एक प्रिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं, और छोटा छोटा कुछ मशीन्स रहता है ऑफिस में, उससे भी हम स्टिम्युलेट कर सकते हैं आपका जो कोलाजन बोलते हैं उसको, ताकि स्किन हेल्दी दिखे। मेन चीज कोलेजन रहती है एंटी एजिंग में? नो, कोलाजन रहता है क्योंकि वो बहुत फेमस हो गया है, तो कोलाजन रहता है, इलास्टिन रहता है, और ग्राउंड सब्सटेंस रहता है। और बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग को समझ में नहीं आता है, वो है सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट रहता है स्किन के नीचे। अभी आप आपका चेहरा देखो और मेरा चेहरा देखो, आप एक्सप्रेशन करते हैं तो लाइंस दिख नहीं रहा है, ऐसे नहीं कि लाइंस है नहीं, आपका भी मसल मूव हो रहा है और आपका भी मसल स्किन पे अटैच है, लेकिन जब वो मूव हो रहा है मुझे लाइन नहीं दिख रहा है उसके ऊपर, लेकिन मैं करूँगी तो सब लाइनें 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 दिखने लगेगी, क्योंकि मेरा स्किन एक ज़रा सा पतला हो गया है। उससे ज़्यादा स्किन के नीचे जो फैट होता है मसल के बीच में, वो कम हो जाता है एज होते होते, तो आपका मसल का जो मूवमेंट्स है, मसल फाइबर्स है, वो दिखने लगता है ज़्यादा। तो मैं अभी करूँगी तो बहुत सारा मसल्स दिखने लगेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम पतला होने की जो फैशन है उसमें एज ज़्यादा दिख जाता है, यू विल एंड अप ऑल्सो लूजिंग सम सबक्यूटेनियस, सिर्फ अंदर की फैट नहीं, ज़रा सा बाहर का भी जाता है। सो एज के हिसाब से आप आइडियल वेट देखना हमेशा, सिर्फ हाइट के हिसाब से नहीं। ओके, इस पूरे एंटी एजिंग के कॉन्वर्सेशन से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक पॉडकास्ट में ये कहा था कि आपकी एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स एज 25 से ही थोड़ी बहुत स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि जो जेन जीज हैं अभी के 25 मतलब 99 बॉर्न, राइट, रफली। जेन जीज में एक कंप्लेंट है, जेन जीज ये मानते हैं कि वो खुद ज़्यादा फास्ट एज कर रहे हैं, एंड ऑनेस्टली मैंने भी ये थोड़ा बहुत नोटिस किया है। वो मेरे से सिर्फ 5-6 साल छोटे हैं, पर उनकी एजिंग हल्के से क्विकर हो रही है। मेरी थियरी है कि वो सारे ज़्यादा स्ट्रेस्ड है हम सब से, तो कुछ तो बदला है उनके दिमाग में जिसकी वजह से उनके स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है। क्या आपके पास एंटी एजिंग के लिए 25 साल वाले लोग भी आ रहे हैं अब? ऑफ कोर्स, जिनको मैं यूजुअली भगा देती हूँ, बट आते हैं आते हैं। So there's this very interesting term called inflammaging. Inflammaging. Okay. That means aging होता है छोटा 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 इन्फ्लेमेशन accumulate होते होते। इन्फ्लेमेशन यानी कि आपके बॉडी के अंदर की हीट। हाँ, लेमन टर्म्स में हीट। और वो हीट कहाँ से आता है? एक बड़ा रीज़न है स्ट्रेस, जैसा आपने स्टार्ट किया था। तो वो स्ट्रेस हो सकता है आंखें खुली रख के पूरा रात सोशल मीडिया देखने में, वो स्ट्रेस हो सकता है क्योंकि आपने सोया नहीं। स्ट्रेस मतलब आप सोचते हैं मेंटल स्ट्रेस, या आप सोचते हैं मैं इतना काम करके स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो जाता है, सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं होता है। आप ठीक से खाना नहीं खाया, वो स्ट्रेस है। ठीक टाइम पे खाना नहीं खाया, आपका गट के लिए वो स्ट्रेस है। आपने गलत चीज़ें खा लिया, आपका लिवर और पैंक्रियास के लिए वो स्ट्रेस है। आप ऐसा बहुत सोच लिया या लाइट देख लिया, आपका दिमाग के लिए स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस अलग अलग तरीके से होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए। वो सब ज़रा 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 होके 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 दैट विल स्टार्ट कॉजिंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, और उसके वजह से एजिंग बहुत फास्ट होता है। जब हम एजिंग का बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एजिंग स्किन के ऊपर के लाइन के बारे में नहीं है, पूरा बॉडी एज हो रहा है ना, यानी कि आपके ऑर्गन सब कुछ। ओके। जब आजकल लॉन्जेविटी के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ स्किन का नहीं, पूरा बॉडी का एंटी एजिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक टर्म है जिसके बारे में पॉडकास्ट पर बात हुई है, पर आप स्किन केयर से रिलेटेड अगर ये समझा सकते हो, फ्री रेडिकल्स। करेक्ट। ये भी इन्फ्लेमेशन और एजिंग से रिलेटेड है 100%। सो इन्फ्लेमेशन होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से। ये सब हमने जो अभी बात किया, सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं टाइप्स, वो सब क्या कॉज करता है? फ्री रेडिकल डैमेज कॉज करता है, और कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी कुछ चीज़ें हैं उसको भी स्टिमुलेट कर देता है, और ये फ्री रेडिकल इन्फ्लेमेशन को डायरेक्टली फिर से स्टिमुलेट करता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को भी वो ट्रिगर कर देता है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? कुछ भी हम
बॉडी को करेंगे, आप सांस भी लेंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है ना, धूप आ रहा है केमिकल रिएक्शन, लाइट है केमिकल रिएक्शन, सब कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है अपने ही तरीके से बॉडी के ऊपर। वो केमिकल रिएक्शन से एक फ्री रेडिकल, फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर का पोल्यूशन है ये। हाँ, ब्यूटीफुली पुट, राइट। आपकी बॉडी एक फैक्ट्री की तरह, और कुछ भी हो आपकी बॉडी में पोल्यूशन निकल के आ रहा है। एग्जैक्टली। और वो तो राउडीज जैसा होता है, कुछ भी करते हैं, इधर उधर मारते रहते हैं, तो मारते सबको इरिटेट करते रहते हैं। वो इरिटेशन ही इन्फ्लेमेशन है। बच्चों की बॉडीज में क्या होता है फिर? मतलब उनके वो होता है जरा Okay. उनका एक्सपोजर कम है। उनका फॉर एग्जाम्पल दारू नहीं पीते बच्चे, आई होप सो, सिगरेट नहीं पीते हैं, पोल्यूशन में ज़्यादा घूमते नहीं है बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाके वापस आते हैं, राइट। तो कम मात्रा में होने लगता है। यू स्टार्ट एजिंग फ्रॉम द डे यू आर बॉर्न। जिस दिन आप पैदा हुआ उस दिन से बॉडी चेंजेस होते रहेगा, जैसा आप ग्रो होते रहेंगे, क्या है वो एज होते रहेगा। ऐसा नहीं कि 25 पे आ गया और एक हैमर गिर गया कि एज स्टार्ट हो गया। इसे थकान भी ज़्यादा फील होती है एज के साथ। पर वो जो थकान फील हो रही है एक्चुअली आपके बॉडी में एजिंग कर रही है। यस, राइट, यस, वेरी ब्यूटीफुली पुट। फ्री रेडिकल्स आपके इन्फ्लेमेशन से थोड़े बहुत लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड है। ओके। एंड इन्फ्लेमेशन को आप समझाओगे एज हीट जैसा। तो हीट अगर बढ़ी तो जो आपने कहा कि कोलेजन होता है, इलास्टिन होता है, ब्रेक कर देता है उसको सब। ओके। उसको सब ब्रिटल करता है, मतलब उसको वो हल्का सा मूव करने वाला चीज को आप ऐसा करो तो थोड़ जाता है। इट्स लाइक हेयर जैसा। आप बहुत सारा केमिकल डाल दिया, स्ट्रेटनिंग कर दिया, कुछ तो सैलून में किया, धूप में गए, सी में डूब गए, वो सब हो गया तो योर हेयर गेट्स वेरी डिस्ट्रॉयड, राइट। उसके बाद क्या होता है, वो ब्रिटल हो जाता है। तो ये भी प्रोटीन है, ऐसा ही प्रोटीन कोलेजन और इलास्टिन में है। तो उसको स्टिफ कर दिया आपने सब डैमेज में, तो वो टूट जाएगा। तो दैट इज हाउ एजिंग प्रोसेस बिगिंस। इलास्टिन भी वैसा ही एक प्रोटीन है, कड़क बन जाता है वो। So your skin looks very kadak as you start aging, and then that's when it becomes slightly elastosis बोलते हैं, thick और कड़क ऐसा हो जाता है सन के वजह से डैमेज हो गया तो। और एक ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, जो कॉमन वाला उसमें है हाइलुरोनिक एसिड, जो सबको पता है आज, हाइलुरोनिक एसिड करके बहुत सारे कंपनी बेचते रहते हैं। तो दैट इज एक्चुअली अ ग्राउंड सब्सटेंस जिसमें इलास्टिन और कोलेजन का फाइबर फ्लोट होते रहते हैं। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है जो डैमेज हो जाता है फ्री रेडिकल के वजह से, इन्फ्लेमेशन के वजह से। ओके, कुछ 20 साल पहले ना एक एड हुआ करता था, वुगली वुगली वुश, जहाँ कहते थे कि एक बेबी की तरह अगर आपको स्किन चाहिए तो फिर ये क्रीम लगाओ। बट एक्चुअली अगेन बायोलॉजिकली स्पीकिंग ये कह रहे हैं कि अगर ज्यादा कोलेजन वाली स्किन चाहिए तो बेबी का स्किन जैसा वैसा बाउंस होना चाहिए स्किन में। जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका कोलेजन और इलास्टिन कम होते जाता है, तो स्टिफ होते जाएगा, कम होते जाएगा। ओके, मेन लॉजिक है आपको इन दोनों का ख्याल रखना है। इन दोनों का ख्याल रखने का है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो एजिंग को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि आपकी गट हेल्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गट माइक्रोबायोम, जो गट में, गट मतलब जो इंटेस्टाइन, हाँ, सिर्फ स्टमक नहीं है, स्टमक और आपका इंटेस्टाइन सब में जो आपका छोटा छोटा कीटाणु रहते हैं, जो अच्छे कीटाणु हैं, जिनके वजह से आपका डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा। वो उसका टाइप और वो उसका सब अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका इन्फ्लेमेशन कट हो जाए, जो आपको खाने से अब्जॉर्प्शन होना चाहिए न्यूट्रिशन का वो ठीक रहे, और जो हम बोलते हैं लीकी गट वो ना हो। ये सब करने से आपका स्किन का हेल्थ भी अच्छा रहता है, पूरा बदन का हेल्थ भी अच्छा रहता है। तो सिर्फ बाहर से आते हुए पोल्यूशन, ये वो, धूप, लाइट, हवा, इससे भी ज़्यादा इसके साथ इम्पॉर्टेंट है आप जो खाते हो और जो गट हेल्थ है। ये आजकल गट हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, क्योंकि आई फील कि गट हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुतों को। यस, राइट। यू नो, आई वाज रीडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। कुछ तो एक अमेरिकन ब्लॉगर ने लिखा था दैट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गट हेल्थ एंड योर ओवरऑल वेलबींग is leave your shoes outside your house. हम लोग, we were born like that, isn't it? So literally life is going backwards. कि जूते हम बाहर क्यों छोड़ना चाहिए? बिकॉज पूरा दुनिया भर का पोल्यूशन और कचरा आप लेके आते हो घर पे, तो उसको घर के बाहर छोड़े तो बहुत अच्छा है। नहीं तो घर के अंदर आएगा, बच्चा हाथ लगाएगा, बच्चे के हाथ आपके मुंह पे गा जाएगा, आपका चेहरे पे, बच्चे के हाथ उसके ही मुंह पे जाएगा। सो यू आर टेकिंग इन लॉट ऑफ unwanted bacteria that is coming from outside into your home.
So leaving your shoes outside might be a great start. Okay. मैंने ये जाना कि आपका गट एक अलग दुनिया है. Of course. और ये जो आपने कहा कि कीटाणु माइक्रोबायोम, वो माइक्रोबायोम आपकी डाइट की वजह से और आपके पूरे लाइफस्टाइल की वजह से बदलते रहता है. Of course. यानी कि अगर आपके घर में कुत्ते भी हैं, उस कुत्ते से भी आपका माइक्रोबायोम बदलेगा. तो सिर्फ एक एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपने पेशेंट को गट हेल्थ के बारे में सिखा रहे हो तो उन्हें क्या इनपुट्स देते हो डाइटरी पर्सपेक्टिव से और लाइफस्टाइल पर्सपेक्टिव से? तो हम यूजुअली वैसा पेशेंट्स को एक डाइट शीट भेज ही देते हैं. क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को कट करने, ये तो एक लार्ज ग्रुप होता है, ऐसा नहीं कि सबको वही चीज़ से इन्फ्लेमेशन हो जाए, बट कुछ कुछ चीज़ें होता है ये इन्फ्लेमेटरी फूड्स ही है जी. लाइक प्रोसेस्ड फूड मतलब जो भी पैकेट में आए, जो भी बाहर से आए, उसको कुछ भी नेचुरल फूड हम ऐसा ही नहीं खाए. ऐसा है कि टोमेटो नहीं खाए लेकिन टोमेटो प्यूरी खाया, वो हो गया प्रोसेस्ड. तो दैट इज़ प्रोसेस्ड. दूध नहीं पी रहे हो, चीज़ खा रहे हो, वो हो गया प्रोसेस्ड. तो जो भी प्रोसेस करते हो वो नहीं खाने का, बिकॉज प्रोसेसिंग में बहुत 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 सारा चीज़ें जाता है. दैट बिकम्स अ वेरी इन्फ्लेमेटरी फूड. वो नहीं खाने का. ब्लैंकेट रूल. दूसरा ब्लैंकेट रूल, आप एक एज के बाद आपको दूध चाहिए नहीं, सो डेयरी पूरा अवॉइड कर दो. दही इज़ ईजी टू डाइजेस्ट बिकॉज वो ब्रेक होता है वो प्रोटीन दही में, सो वो चलेगा. बट दूध इज़ नॉट ईजी टू प्रोसेस. दैट इज़ नंबर 1. 2, आज का दूध is not pure anymore unless you have a grass fed cow, which is nice. The cow is not stressed, so stress hormone is not released in the cow. वो सब होके आपको पहले जैसा दूध मिले तो प्लीज पियो. वो तो नहीं मिल रहा है. That is one blanket rule. Third blanket rule is sugar. सिर्फ शुगर नहीं होता है, जो भी स्वीट है, क्योंकि वो इंसुलिन स्पाइक भी करता है, इन्फ्लेमेशन भी आता है प्रोसेस्ड शुगर से. तो शुगर कम कर दो. ये 2-3 चीज़ आप ज़रा सा अवॉइड करके जो लोकली खाना मिलता है, गट बायोम जैसा आपने बोला किससे बनता है, खाने से बनता है. आपको अगर चावल खा के एक तरह का माइक्रोबायोम है, सडनली आप आटा खाने लगे तो वो उसको डाइजेस्ट करने में समझेगा नहीं, तो वो स्ट्रेस हो जाता है. वो स्ट्रेस हो गया तो आपको इंटेस्टाइन स्ट्रेस हो गया. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. लोकली फूड इज़ द बेस्ट थिंग. वो अभी आप बड़े बड़े बुक्स देखेंगे तो इंटरनेशनली देल से ओ लोकली ग्रोन फूड इज़ मोस्ट हेल्दी. हम क्या करते थे पहले, वही तो करते थे. घर का खाना खाओ. हाँ, जो बाजार में सब्जी मिल रही है वो खरीदो, वो खाओ. रोज सब्जी लेके आओ, फ्रेश है, फ्रिज में मत रख के सड़ाओ. यही तो कर रहे थे हम. दूर से नहीं मंगाओ कुछ भी. ये सब ट्रीट होते थे. वंस इन अ वाइल यू गेट इट एज अ ट्रीट. आजकल यू वांट टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैंसी फूड, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सो कॉल्ड सुपर फूड, which is not something that your gut is used to. Look at your superfood in your local area, in your palate, in your ethnic community where you've grown up with. I am very happy. मुझे तो चावल, मैं दोपहर की खाती हूँ, रात को भी चावल खाती हूँ. एंड मेरा शायद वेट सिंस व्हेन आई वाज 16 टू नाउ 4 kg फ्लक्चुएट हुआ है. एंड आई डोंट डू एनी डाइट. बट मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर का खाना खाए. जो मैं फिश, चावल, जो मुझे आई नो माई इंटेस्टाइन रिकग्नाइजेस इट, वो खाती हूँ. दिस इज़ अ लार्ज एंटी एजिंग थिंग फॉर यू. मतलब बचपन से जो खाना घर पे बनता था, अगर आप वो खाएंगे वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए. ओके. एट द सेम टाइम कुछ कुछ चीजों को कट करना चाहिए डाइट से. प्रोसेस्ड खाना, शुगर और दूध. आपने कहा एनी मिल्क प्रोडक्ट, दूध, बटर, चीज, ये भी प्रोसेस्ड में भी बन गया. आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट, सब हो गया प्रोसेस. दूध और शक्कर हो गया उसमें. तो वो सारी चीज तो लीथल है, खाना ही नहीं है. यहाँ आप एंटी एजिंग डाइट गाइडलाइंस दे रहे हो. यस. ओके. आपने देखा है कि बहुत सारे लोग 50s-60s में भी दूध को नहीं छोड़ रहे आदत की वजह से. ये होता है आपके साथ? अगर ऐसा है और आपको कुछ भी कंप्लेंट नहीं है तो पियो. ओके. मतलब आपका गट उसमें एडजस्टेड है. ओके. और आपको नहीं लग रहा है कि ब्लोटिंग है, स्किन में रेडनेस है, या बहुत ड्राई स्किन हो रहा है, या इचिंग हो रहा है, कुछ भी आपको कंप्लेंट ही नहीं है, आप खुश हो आपके स्किन में, आपके गट खुश है, एनर्जी लेवल्स बढ़िया है, तो मत स्टॉप करो. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ये ब्लैंकेट है. ऐसा नहीं कि हर किसी को 100% फॉलो करने का है. मेरा मम्मा को एक एलर्जी हुआ था स्किन का, एंड देन सडनली उनका स्किन बहुत सारी झुर्रियाँ आने लगी. एट दैट टाइम पापा पास्ड अवे. तो हम लोग सोच रहे थे बहुत ही
शी इज़ गोइंग थ्रू हर मेंटल सैडनेस, ये वो सब भी हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने बैंगलोर का सब मेरा दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट को भेजा, किसी को समझ में नहीं आया। तो हम सोच रहे थे ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। एंड वो सडन हो गया चेंज उनको, ऐसा नहीं कि हाँ एज है अभी हो रहा है, सडन। एंड देन एक दिन मेरी सिस्टर ऐसा है कुछ तो ढूंढते ढूंढते उनको किसी इसमें सुनाई दिया कि मेथी सीड्स जो होते हैं वो बहुत इन्फ्लेमेटरी होते हैं। एंड देन हमको ये याद आया कि मम्मा रोज सुबह रात को मेथी सोख करके सुबह पीती थी, क्योंकि किसी ने उनको बोला था डायबिटीज नहीं आएगा आप ये किए करेंगे तो। देन वी सिंपली सेड लेट्स स्टॉप मेथी मम्मा एंड लेट्स सी। 10 दिन में उनका स्किन क्लियर हो गया। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम को क्या इन्फ्लेमेशन करता है कोई ऐसा डेफिनेटली नहीं बोल सकता है। किसी को हो सकता है कि पालक हो, किसी के हो सकता है तो दाल हो, किसी के हो सकता है कि ये हो। सो यू ऑल्सो नीड टू आइडेंटिफाई। ये सब कॉमन चीज़ है जो हम ये भी बोलते हैं नाइट शेड वेजिटेबल्स, मतलब ब्रिंजॉल नाइट शेड डार्क वेजिटेबल्स है, वो पर्पल कलर की जो भी होते हैं वो भी इन्फ्लेमेटरी होते हैं ज़रा। बट आपको एक ईजी तरीका है, अगर आप ऐसा है कि मैं तो लाइफ सब दूध पी रही हूँ अभी क्यों बंद करूँ, आई लाइक द दूध, तो देन और फिर भी आपको कुछ इरिटेशन हो रहा है तो आप एक बुक मेंटेन करो। ओके, एज अ डर्मैट क्या आप ये मानते हो कि जो चेंजेस आपको खुद के चेहरे पर दिखते हैं वो आपके गट की एक सिग्नलिंग होती है? ऑफ कोर्स गट पूरा बॉडी का सिग्नलिंग होता है। तो जो हमने पिंपल्स के पॉडकास्ट करे उसमें हमने कहा था कि जब मान लो आपके चेहरे पर पिंपल्स आने लगते हैं उसका मतलब अक्सर ये है कि बॉडी के अंदर कुछ लफड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। यू नो रणवीर, आई हैव टू टेल यू, आपके वो पॉडकास्ट के बाद कितने लोग मुझे क्लिनिक में आके बताया कि वो लोग सिर्फ वो सिंपल चीज़ें जो हमने उसमें बताया फॉलो करने के लिए फॉलो किया और उनके एक्ने इतना कम हो गया है। सो इट्स दैट सिंपल, यू आर राइट, इट्स जस्ट गट, और you just have to listen to your body, connect with your body। आपको ही पता चल जाएगा ये कुछ तो गड़बड़, ये कुछ तो गड़बड़, ये कुछ तो गड़बड़, शायद ये है, शायद मैंने वो स्टार्ट किया, शायद ये होगा। बहुत सारी चीज़ें आप आपकी बॉडी के सुनने लगोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे, आप खुद ट्रीट करोगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं मानता हूँ कि यंग लोगों में ना वो पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और वो एक बहुत ईजी सिग्नल होता है कि अगर पिंपल्स आ गए तो पता चल जाता है कि हाँ गट में कुछ तो ये ख़राब हो रहा है, फिर आप डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे साफ़ कर सकते हो। हमने पिंपल्स के बारे में इन डिटेल बहुत बात करी है उन पॉडकास्ट में, पर जो लोग जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है 40s में 50s में, उनके लिए ये क्या होता है, वो सिग्नलिंग क्या होती है? ड्राइनेस हो सकता है स्किन का, इचिंग हो सकता है, अचानक स्किन रेड दिखने लगेगा, और अडल्ट एक्ने भी हो सकता है, 50s में भी एक्ने आ सकता है, वो भी हो सकता है। सडनली आपको बाल झड़ने लगेगा, सडनली आपको लगेगा कि जो आप खा रहे हो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज 2 चीज़ें होता है, एक आपका थायराइड फंक्शन ज़रा सा गड़बड़ हो सकता है वो टाइम पे, वो ज़रा सा ऑटो इम्यून होगा, बहुत सारे थायराइड आजकल ऑटो इम्यून ही हो सकता है होता है, तो मतलब आपका ही बॉडी आपके लिए आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो आपका थायराइड हो सकता है, उसका स्टार्टिंग कंप्लेंट ही होता है बाल झड़ना और स्किन ड्राई हो जाना, वो आप जल्दी रिकग्नाइज कर दिया, जल्दी आपके डॉक्टर ने उसको पकड़ लिया तो ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो जाएगा, वो हो सकता है। मेनोपॉज का बिगिनिंग हो सकता है, सडनली ईस्ट्रोजन कम हो जाने से पूरा बाल झड़ने लगता है, वो भी हो सकता है। वो टाइम पे आजकल सभी इंटरनेट में ऑफ कोर्स बता रहे हैं कि मेनोपॉज के लिए मसल बिल्ड करो, एक्सरसाइज करो, वेट्स लिफ्ट करो, तो आप अगर वेट लिफ्ट करने लगे और ज़्यादा सा प्रोटीन सप्लीमेंट लेने लगे बिना डॉक्टर से बात किए, वो भी इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है, और इसके लिए आपको बैक में एक्ने, चेहरे पे एक्ने, बाल गिरना, स्किन ड्राई हो जाना, एक्जीमा ज़्यादा हो जाना, सोराइसिस ज़्यादा हो जाना, ये सब भी हो सकता है। और तीसरा ये कारण हो सकता है कि आपने सोचा हो ओ मैं 40 है, मुझे नया क्रीम्स यूज़ करना चाहिए, तो आपने बिना कंसल्ट किए कुछ भी एक्टिव्स, क्रीम्स, ये सब यूज़ करने लगे, या कुछ अजीब डाइट स्टार्ट कर दिया, ये एलिमिनेट, वो एलिमिनेट, ये वो एलिमिनेट, बिकॉज वेट बढ़ रहा है 40s में, ये सडनली यू वांट टू कंट्रोल, तो ये सभी चीज़ें हो सकता है। वेट क्यों बढ़ता है सडनली 40s में? Hormones, again, it is because of the hormones, your metabolism starts to slow down. Metabolism slow होते ही सेम खाना आप खाओगे, लेकिन body will not be able to digest it as efficiently as before. So you start packing up food, fat. तो metabolism उसके वजह से भी पूरा डीरेंज हो जाता है, और जैसा आपका फैट ज़रा सा बढ़ने लगता है,
हार्मोन और ख़राब हो जाता है, बिकॉज ये सब इंटरलिंक्ड है। हम बोलते हैं इसको विशियस साइकिल, एक के वजह से दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा, तीसरे की वजह से फिर से एक। सो वो कट ही नहीं होता है, वो होते रहता है। सो वेट को वॉच करना, एक एज के बाद आपके कैलोरीज जितना आप खाते थे वो कम कर देना। आपके एक्टिविटीज़ भले सेम ही हो, बट आपको उतना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। खाने में शायद ज़रा सा पैटर्न चेंज करना पड़ता है। प्रोटीन बहुत ध्यान से ज़्यादा लेना पड़ता है, क्योंकि मसल लॉस हो जाने लगता है। एजिंग सिर्फ फेस में नहीं दिखता है, सब कभी कभी ऐसा लगता है आपको, मैं जब बैठती हूँ ऐसा लगती हूँ कि आई बिकम ओल्ड, शोल्डर श्रिंक होने लगता है, बैक बेंड होने लगता है। ऑल दिस कैन हैपन बिकॉज आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो गया है, बोन में अब्जॉर्प्शन कम हो गया है। तो आपको सर्टन स्पेसिफिक न्यूट्रिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है वो टाइम पे। कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लेना, कुछ ओमेगा ऑयल्स ऐड करना, कुछ प्रोटीन्स ऐड करना जो नॉन इन्फ्लेमेटरी हो, तो वेजिटेबल सोर्सेज वाला हो। तो ये सब ऐड करने से भी आपका बहुत सारा एंटी एजिंग हो जाता है। ओके, एक छोटा सा रिकैप करता है। आपने कहा कि प्रोसेस शुगर से दूर रहें, चीनी से। हाँ, उसके बदले मैं मानता हूँ कि या तो थोड़ा सा स्टीविया लेना चाहिए। नहीं, थोड़ा सा ले सकते हो, बट फंडा ये समझना चाहिए मेनली कि सिर्फ प्रोसेस्ड शुगर एक चीज़ हो गया, शुगर ही दूसरा चीज़ हो गया। तभी अभी आपका पैंक्रियास ज़रा स्लगिश हो जाता है, मतलब ज़रा सा इंसुलिन जैसा काम पहले करता है वैसा नहीं करता है। फिर आपने सडनली शुगर लेने लगे, प्रोटीन भी कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, शुगर क्रेविंग ज़्यादा हो गया, तो आप शुगर लेने लगे। शुगर नहीं, कोई भी स्वीट, जैगरी ले लिया, ये स्वीट ले लिया, हनी ले लिया, आइसक्रीम खा लिया, जो भी मुंह में आपको स्वीट का टेस्ट आए, उसमें इंसुलिन सर्ज हो जाता है। क्योंकि इंसुलिन बोलते हैं ओ स्वीट आ गया, मुझे उसको पचाना चाहिए, इंसुलिन आता है। अब हर 2 घंटे में स्वीट लेते रहेंगे, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहेगा, वो इंसुलिन उधर आके बैठेगा, और जो स्टैग्नेटेड इंसुलिन है उसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। उससे चालू होता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें पेट में फैट बढ़ जाता है, आपके डायबिटीज़ चालू हो जाता है, पीसीओडी स्टार्ट हो सकता है अडल्ट में भी। तो ये सब हो सकता है। बेसिकली आप ये कह रहे हो कि डिसिप्लिन के साथ लाइफ जीनी चाहिए। दैट्स द ओनली थिंग। डिसिप्लिन, देयरफॉर पूरा वर्ल्ड वापस आ रहा है हमारा इंडियंस की तरफ। बबल मूवमेंट ठीक से होना चाहिए। कोलन कैंसर ये सब बहुत है वेस्टर्न कंट्रीज में, बिकॉज वो लोग इतना फाइबर नहीं खाते जितना हम खाते हैं। तो हमारा डाइट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है सब लोग, अभी देख रहे हैं ओ इंडियन डाइट इज़ रियली गुड, सो फाइबर रिच डाइट है, हम सब खाते हैं साथ इन अ प्लेट, तो इंडियन प्लेट इज सपोजली मोस्ट हेल्दी। ये सब अभी हमको वापस सिखाया जा रहा है दूर से। सो माई होल टाइम इज डिसिप्लिन, टाइम से खाना, जो हमारे पहले बोलते थे ब्रेकफास्ट ये टाइम पे, लंच ये टाइम पे, सनसेट से पहले डिनर खत्म करो, wasn't that what we anyway did? तो that is important. सुबह नहाओ रोज, very important. You make sure your bowel moments happen in the morning, very very important, regular bowel moments. जूते बाहर रखो, these are little things. Exercise करो रोज सुबह, whether it is yoga or you are a new age guy who wants to do gym, जो भी चाहिए आपको, रनिंग, वॉकिंग, ये सब सुबह एक बार एक्सरसाइज करो। सब भी हमारा पेरेंट्स, आई रिमेंबर माई पापा, उनके लास्ट डे तक जब हम उनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे कार्डियक चेकअप के लिए, वो दिन तक सुबह वॉकिंग जाते थे। दैट वाज इनकलकेटेड इन देम, सुबह वॉकिंग जाते ही थे। सो वो सब चीज़ें हैं जो वापस अभी आने लगा है कि यू शुड डू। और गट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और स्लीप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप लास्ट मील स्लीप के 3 आवर्स पहले करो। हम लोग तो सनसेट में खाते थे। सो जस्ट हमारा ओल्ड स्टाइल डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल कंडक्ट करो, आपको कुछ और चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ये सबसे बेसिक एंटी एजिंग टेक्निक है। सबसे जो तेल लगाते थे हम स्किन में, जो मैं हर बार बोलती रहती हूँ, बिगेस्ट एंटी एजिंग है मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन, 2 चीज़। तो मॉइस्चराइज़र के जरिए हम लोग सब तेल लगाते थे। मेरे ख्याल से मस्टर्ड ऑयल लगाते हैं ना, वो अगेन रीजनल। ओके, मस्टर्ड ऑयल आपके रीजन में किसी में हो सकता है, हमारे रीजन में कोकोनट ऑयल लगाते हैं, बच्चों को घी भी लगाते हैं, अडल्ट्स भी घी लगाते हैं। और मैंने उस दिन, मेरा आयुर्वेदा एक फ्रेंड से बात करती थी, उनका बहुत बड़ा एक स्किन के लिए है शतद्रौतग्रता, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, विच मीन्स 100 times वॉश्ड घी, 100 बार धोया हुआ घी, वो वाइट पेस्ट जैसा बन जाता है। दैट इज़ वेरी मेडिसिनली इंपॉर्टेंट फॉर देम फॉर स्किन। पर चेहरे पर भी लगाते हैं? हाँ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, आप घी लगाओ ना, आप 100 times वॉश करने क्यों जाते? घर पे क्या कर सकते हैं लोग?
घी लगाओ, ऑयल लगाओ, मलाई लगाओ, दही लगाओ। वो लैक्टिक एसिड जो आजकल बोल रहे हैं, दही में बहुत लैक्टिक एसिड है, दही लगाओ। सिंपल चीज़ है, हनी लगाओ, वेरी गुड हाइड्रेंट। आपका एम है ओके, लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। एज होते होते स्किन के ऊपर क्या होता है, जो पहले हमारा स्किन का टर्नओवर हो रहा था और डेड स्किन जो ऊपर था वो गिर रहा था। डेड स्किन के साथ वो जो स्किन का पिगमेंट देता है वो भी रहता है, वो अच्छे से गिर रहा था। एज होते होते वो स्टिकी हो जाता है, गिरता नहीं है ईजिली। तो आपको एक एक्सफोलिएशन चाहिए। उसके लिए घर में हम लोग बेसन यूज़ करते थे पहले, सिर्फ शक्कर और हनी यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो। और लैक्टिक एसिड यूज़ करने का आपको कुछ ऐसा नहीं करने का है तो दही यूज़ करो। तो ये सब लगाने से एक्सफोलिएशन हो गया, सो स्किन का ब्राइटनेस आ गया। आप एग्जैक्टली गाइड कर सकते हो ये जो फेस पैक है? मान लो ऑलमोस्ट हर किसी के घर पे या तो दही होता है, हाँ, या बेसन है, तो एग्जैक्टली क्या करना है? अब दोनों को मिक्स भी कर लो। दोनों को तो मिक्स दोनों को मिक्स कर लो, आप चेहरे पे लगा दो। वो गिर रहा है, आपको इरिटेट हो रहा है, तो उसके ऊपर ये बैंडेज वाले बैंडेज आता है ना, स्क्वायर 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 वाले कपड़े जैसा, गॉज, हाँ, तो वो खरीद के उसको डाल दो चेहरे पे, तो ये स्लिप नहीं हो जाएगा। ओके। पर कितनी देर के लिए लगाना होता है? ऐसा कोई स्टडीज तो है नहीं, 10-15 मिनट लगा लो, 20 मिनट लगा लो, कुछ तो असर हो जाएगा चेहरे पे। हफ्ते में एक बार? रोज लगाना पड़ेगा ये सब चीज़। रोज लगाना सी, जब भी आप डब्बे से क्रीम लेते हो, उनका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा रहता है काम करने में, लेकिन आप घर की चीज़ें जो लगाते हो उनका एफिशिएंसी उतना नहीं रहता है। तो ये सब रोज़ डिसिप्लिन जैसा करना पड़ेगा आपको। तो ये आप रोज़ लगा लो, या सिर्फ दही और बेसन लेके उसको फेस वॉश जैसा यूज़ करो। जस्ट यूज़ इट ऑन द फेस, जस्ट कीप रबिंग इट फॉर 5 मिनट्स, इट विल डू द जॉब ऑफ एक्सफोलिएशन। क्योंकि हम अभी सिर्फ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। शक्कर और हनी मिक्स करो सेम क्वांटिटी में, उसको यूज़ करके फेस वॉश के बाद आप बस ऐसा ऐसा करते रहो। पर तो एकदम रगड़ के नहीं, एकदम हल्के से, इतना ही फिंगर यूज़ करने का, ऐसा ऐसा नहीं करने का, इतना ही फिंगर यूज़ कर, हल्का सा राउंड 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 मूवमेंट करते रहो चेहरे पे। रिलैक्स भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। वॉश कर लो, इमीडिएटली आपका चेहरा ब्राइट हो जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट एक्सफोलिएशन हो गया। एज होते होते जो चाहिए आपको लगता है, देखो आप, इफ़ यू सी अ मॉम, वो जब यंग थी उनका जो कलर का शेड था वो अभी है डार्क हो जाएगा, बिकॉज ये सब बाहर बैठे रहता है, यानी कि स्किन डार्क हो जाता है एज होते होते। या सो वो करो, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के लिए आप कुछ भी डालो, कोकोनट ऑयल डालो, घी डालो, हनी भी हाइड्रेट करता है, दूध का मलाई डालो, या कोल्ड क्रीम डालो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कितनी देर के लिए रखना पड़ता है? तो ये आप सिर्फ घर का चीज़ें करेंगे तो 10-15 मिनट से ज़्यादा किसी को टाइम भी नहीं लगता है रखने के लिए। आप रख लो, चले जाओ, घी डालो, ये डालो, सिर्फ वार्म वाटर से फेस वॉश करो, तभी हो गया। सो आप स्टेप 1 एक्सफोलिएशन कर दिया, स्टेप 2 ये लगा दिया एक 10 मिनट के लिए, फिर आप वार्म वाटर से वॉश कर लो। आपका सुबह का स्किन केयर तो हो गया यही दोनों में। बाहर जाने से पहले आपका जो बेसिक मॉइस्चराइज़र है वो, और सनस्क्रीन डालना भूलना नहीं, एक सनस्क्रीन डाल दो। तो उससे बाहर का धूप, बाहर का पोल्यूशन, ये सब आपका हार्म करने में, एज को स्पीड करने में स्टॉप करता है। तो मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन दोनों चाहिए एज होते होते, क्योंकि लगभग सबका स्किन ड्राई हो जाता है वो टाइम पे। बहुत कम लोग होते हैं कि 50s और 60s में भी स्किन ऑयली होता है, होते हैं बट कम लोग हैं। तो आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगा दिया सुबह के टाइम पे, उसके ऊपर जो चाहिए मेकअप डालो, लिपस्टिक डालो, जो भी डालो। क्या मेकअप की वजह से आपकी एंटी एजिंग अफेक्ट हो सकती है? अच्छा हो सकता है, अच्छा हो सकता है, हाँ, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलती है मेकअप। एग्जैक्टली, मेकअप से प्रोटेक्शन मिलता है। और दूसरा चीज़ होता है, जिस दिन आप अच्छे से मैंने आई कीप टेलिंग एवरीबॉडी कि 2 चीज़ करो आपकी 40s होते ही लाइफ में। एक, ज़रा सा सिंपल मेकअप सीख लो। दूसरा चीज़ है, आपके बाथरूम के लाइटिंग बदल लो। ओके, आप किसी फ्रेंड को बुलाओ जिसको लाइटिंग का समझ है, और अच्छी से लाइट करा लो, ताकि सुबह उठ के आप मुंह धोने जब जाते हो आपका चेहरा अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि शैडो में खड्डा खड़ा लगे और मूड खराब हो जाए सुबह सुबह। ओके, खड्डे पता कब दिखता है? जब लाइटिंग ऊपर से होती exactly. है। मैं ही हूँ वो लाइटिंग वाला फ्रेंड। बेसिकली आपके मिरर के अराउंड लाइट्स होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से एक मेकअप रूम में होता है, ताकि हर डायरेक्शन से लाइटिंग फ्लैट गिर रही है। वार्म लाइट, वाइट लाइट नहीं, वाइट लाइट सब आपका जो मेकअप रूम में जो वाइट लाइट ऑल्सो यूज करते हैं, क्योंकि आपका फ्लॉ दिखे और मेकअप वाले अच्छे से मेकअप करे। आप वो वाइट लाइट इस्तेमाल मत करो, वार्म लाइट करो, येलो कलर की। हाँ, ताकि आपकी स्किन ब्यूटीफुल दिखेगा। ओके, ये जो आपने कहा कि आप 40s के लोगों को ये कहते हो,
हाँ और कॉमन टिप्स क्या होते हैं, क्योंकि आई थिंक मेन प्रॉब्लम तब एंटी एजिंग ही करेक्ट रहता है। तो या आपने कहा कि डाइट से कुछ कुछ चीज़ें हटानी है, करेक्ट प्रोसेस खाना, करेक्ट मीठी डिसिप्लिन चीज़ें कम करनी है डाइट में, दूध अक्सर कम कर दो, बंदी कर दो तो अच्छा है। कि ये 3 मेन चीज़ें। पॉजिटिव फूड्स क्या होते हैं एंटी एजिंग? पॉजिटिव फूड्स ये होता है कि एवोकाडो खा लो, बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत रिच है, ओमेगा एसिड्स है, ये है, प्रोटीन रिच है, फैट रिच है, सब रिच है, इट्स अ गुड कंप्लीट फूड। वो सुबह ब्रेकफास्ट में आप इतना खा सकते हो। अंडा खाने चालू करो बिकॉज प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी पॉजिटिव फूड प्रोटीन ग्रुप होता है, तो जिसमें भी आप गूगल सर्च करके देखो प्रोटीन हाई है, प्लीज वो खा लो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्रोटीन इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है फैट्स ऑल्सो। फैट्स आपकी एनिमी नहीं है, आपको देख के खाने का है अच्छे फैट। घी इज अ वेरी अच्छा फैट, कोकोनट ऑयल वेरी अच्छा फैट। सो यू मेक श्योर दैट देयर इज सम फैट इन द फूड। कुछ नट्स डाल दो, कुछ सीड्स डाल दो सुबह, जो भी खा रहे हो आप। मेरी हेल्प जो घर में है वो तेपला या कुछ भी सुबह बनाती है, मैं हमेशा बोलती हूँ उसके आटे में भी सीड्स मिक्स कर लो ना, सो इट इज सीड वाली तेपला मेरा। So my fat has already come inside that. So this is what we do. So make sure that even if you do chilla, which is a very high protein thing, so these are things you can end up doing in the morning. कि प्रोटीन से स्टार्ट करो दिन, प्रोटीन और फैट ज़्यादा से दिन स्टार्ट करो। दोपहर को शाम को आप चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो। सो फर्स्ट हो गया आपका वो 10 मिनट स्किन केयर के लिए। सुबह सुबह अच्छे मूड में उठो, टाइम पे उठो, मिरर देखो, प्रिटी दिखो अपने आप के लिए, एंड यू जस्ट मेक श्योर स्कैल्प हेल्थ भी अच्छा है, क्लीन है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जितना ज़्यादा बढ़ता है बाल में उतना बाल गिरने लगता है स्कैल्प में। तो स्कैल्प क्लीन रखो, मतलब ऑल्टरनेट डे स्कैल्प वॉश कर लो। डैंड्रफ है तो डॉक्टर से मिलके एंटी डैंड्रफ शैम्पू स्टार्ट कर लो। बहुत ऑयली है तो एंटी डैंड्रफ प्लस सैलिसिलिक एसिड वाला कुछ तो शैम्पू लोशन दे देंगे, वो स्टार्ट कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट। फेस के लिए जैसा हमने छोटे छोटे रूटीन बोला है, रोज सुबह करो, यू ऑल्सो फील दैट इट इज़ योर टाइम। वो मेंटली भी इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज जो भी आपको चाहिए, जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और मोबिलिटी के लिए नहीं, एंडोर्फिन्स मतलब अच्छे हैप्पी हार्मोन्स उसमें रिलीज होते हैं, जो आपको दिन भर खुश भी रखता है। स्पेशली फॉर विमेन एंड इवन मेन एट दिस टाइम हार्मोन्स गो डाउन एंड मोस्टली दे फील नॉट सो हैप्पी। तो हैप्पी रहने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। दिस इज वन सच एफर्ट दैट यू डू। एंड नेवर मिस योर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट खा लो सुबह, सो यू स्टार्ट ऑफ द डे energetic, happy feeling, happy gut. Okay. So this is something that you can start as a routine. Okay. ये जो हमने हेयर केयर की बात करी या फेस क्रीम्स, ये जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, इज इट ट्रू कि जितना महंगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट? ऐसा नहीं है रियली। लाइक आई सेड, अब घी भी डाल लो, कोकोनट ऑयल भी डाल लो, महंगा भी डालो, सस्ता भी डालो। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज रोज लगाना। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज जो आपको अच्छा लगे, आपको स्किन को सूट करे, उसको रोज डालो। रोज लगाने से क्या होता है? ऐसा नहीं कि क्रीम जो आप डाल रहे हो स्किन में अब्जॉर्ब होके किधर बैठ रहा है ना, स्किन के ऊपर ही बैठ रहा है। फेस वॉश कर लिया, वो चला गया, फिर से आपका स्किन जैसा है वैसा ही बन जाएगा, या हीट के वजह से, पोल्यूशन की वजह से ये हो जाता है। आपको रोज लगाने से आपका हाइड्रेशन बरकरार रहता है। जो आज का डैमेज हो गया आज ही मैं रिपेयर कर रही हूँ, अक्यूमुलेट करने नहीं दे रही हूँ। 10 दिन के बाद मैंने कुछ किया तो 10 दिन का डैमेज को अंडू कौन करेगा, और टाइम लग जाएगा। मैं रोज का डैमेज रोज रात को अंडू कर दिया तो आई एम हैप्पियर स्किन। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एटलीस्ट मैंने ये देखा, प्लस मेरे मोस्टली मेल फ्रेंड्स हैं, तो मैंने देखा कि लड़कों में भारत में अक्सर ऑयली स्किन ही होती है, राइट? लड़कियों में किस तरह की स्किन कॉमन होती है भारत में? आई थिंक ड्राई स्किन है, वो एज के हिसाब से होता है। यंग एज में ऑयली भी होता है, बट आजकल वन सैड थिंग इज सब लोग ने इतना इंटरनेट देख के, एक्टिव्स लगा के, सबको कुछ ना कुछ डालते रहने का स्किन में, डाल के स्किन ड्राई बना दिया है लोग ने। एक्टिव्स मतलब विटामिन सी हो गया, हाइलोनिक एसिड हो गया, रेटिनॉल हो गया, जो भी जिसने भी बोला, जिधर भी पड़ा, यू वांट टू पुट ऑन योर स्किन की सोचते कि मैजिक हो जाएगा। ये सब डालते डालते स्किन को इनफैक्ट और खराब कर दिया है। तो आजकल यंग लड़कियों में बहुत सारा डैमेज्ड बैरियर है, मतलब स्किन का जो बैरियर है वो टूट गया है, डैमेज हो गया है। उसके वजह से, जैसा हमने गट में अच्छे कीटाणु की बात किया,
स्किन के ऊपर भी अच्छे कीटाणु होते हैं जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको भी डैमेज कर दिया। तो ये सब होते होते स्किन एक्चुअली ड्राई एंड सेंसिटिव हो गया। ज़्यादातर ऑयली भी है बट ज़्यादातर ऐसा है यंग में भी। ओल्ड में या एज होते होते मेच्योर स्किन, आई डोंट वांट टू कॉल इट ओल्ड, इट्स अ मेच्योर स्किन में स्किन ज़्यादातर ड्राई हो जाता है। ओके, इसलिए मॉइस्चराइजिंग और भी ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है वो स्टेप वो टाइम पे। ओके, एंड देन कुछ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जितना भी आप अच्छे खाना खा लो, आपका खाने में ही इतना अच्छा नहीं है अभी। यू नो द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट पैक्ड सो मच, वो भी है नहीं। गट की अब्जॉर्प्शन भी इतना अच्छे नहीं हो रहा है। स्ट्रेस है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी ज़्यादा है, तो आपको जो सप्लीमेंटेशन लेना है बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एजिंग होते होते आपका कैल्शियम, जैसा मैंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक, मैग्नीशियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ लेडीज़ को एज होते होते प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है, सच एज फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने से आयरन भी कम होने की बहुत चांसेस है। तो उसके ऊपर स्किन का पिगमेंटेशन, हेयर फॉल, वो भी ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक सच सर्टन बेसिक एसेंशियल सप्लीमेंट्स, कुछ विटामिन्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ कोलाजन सपोर्टिंग अमाइनो एसिड्स, ये सब आप सप्लीमेंट्स लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सप्लीमेंट के साथ रोज़ ज़रा सा शक्कर मत खा लेना वो गम्मी से, वो इसमें डालने के वजह से, यू नो एफरवेसेंट से, उसमें सब जो ज़रा ज़रा सा शक्कर भी मिलता है। सो बी केयरफुल ऑफ व्हाट फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। ओके, आई फील कि मुंबई में फिर भी ये सारे सप्लीमेंट्स ना आप आसानी से आपको मिल सकते हैं। पर मान लो शहरों के बाहर जो लोग ये पॉडकास्ट ऑनलाइन में मिलता है ना सब कुछ, सब ऑर्डर कर सकते हैं। तो टाइप क्या करना पड़ता है? मैग्नीशियम सप्लीमेंट, जिंक सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट? हाँ, वो भी टाइप कर सकते हैं। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स टाइप कर सकते हैं, Okay. कोलाजन सप्लीमेंट्स टाइप कर सकते हैं, ओमेगा ऑयल्स कर सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज थिंग्स। विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज वो बॉडी में नहीं बनता है, और बहुत सारी रिएक्शंस के लिए विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 7 सप्लीमेंट्स आपने नेम किए हैं। तो ये एक जनरल इनपुट है। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल वो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं, जैसा कि करक्यूमिन जो हमारा हल्दी है, मिल्क थिसल, सो पाइपरिन, जिंजर, अभी बहुत सारा स्टडीज़ ये भी आ रहा है कि लहसुन is also a very important antioxidant. So all of these जो हमारा इंडियन कुकिंग में होता है, which is very very good, but sometimes you may need little extra doses depending on your lifestyle, depending on how stressed you are, environment कैसा है, उसके हिसाब से आपको extra doses भी चाहिए होता है। आई थिंक कुछ कुछ ऐसे व्यूअर्स होंगे जो शायद इन सारे 9 सप्लीमेंट्स को ऑर्डर कर लेंगे खुद के लिए पर उनके अलावा भी ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद दे आर क्लोज्ड ऑफ टू सप्लीमेंट्स नहीं लेने हैं। तो ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं आपको जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, बट आजकल सबको अंडरस्टैंड हुआ है कि वो ज़रूरी है। इनमें से टॉप 4 कौन से, अगर आप सिर्फ 4 चुन सकते हो? कैल्शियम तो ज़रूर ले लो। प्रोटीन आप घर में बढ़ा सकते हो खाने में। 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आप प्रोटीन ले लोगे खाने में, वो बहुत ही ईजी है। सब खाने का नाम डाल दो, प्रोटीन कितना है गूगल में डाल दो, अपने आप बोल देगा। सो आप कैलकुलेट कर लो, एक एटलीस्ट 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट आपका खाने में है, तो उसका सप्लीमेंट लेना ज़रूरी नहीं है। चिकन, फिश, अंडे, पनीर, टोफू, नट्स, दाल, लेग्यूम्स, राजमा, छोले वगैरह। हो गया, लिस्ट बन गया। सो दिस इज़ व्हाट यू डू। ओमेगा ऑयल्स ले लो, बहुत अच्छा होता है। ये 3 भी बस हो जाएगा। विटामिन सी, ओमेगा ऑयल्स, कैल्शियम, इतना तो स्टार्ट करो। ओके। एक बी कॉम्प्लेक्स भी ले लो। बी कॉम्प्लेक्स मतलब आई एम नॉट सेइंग द ब्रांड, आई एम सेइंग सब बी के, कोई भी आपके ब्रांड, खुशी के ब्रांड, सब विटामिन बी 7। ये टॉप 4 है। हाँ, इतना तो लेना पड़ेगा। और खाने में जैसे आपने कहा लहसुन, वो एक की एंटी एजिंग फूड होता है, और क्या? जिंजर, ओके, पाइपरिन, वो पेपर है जो काली मिरी बोलते हैं, वो अदरक, लहसुन, काली मिर्च, हल्दी, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया वो। these are the things that is quite anti-inflammatory. Basically Indian food. देसी खाना खाना है आपको। सब्जी में ये वैसे भी मिल जाता है। हमारी सब सब्जी में, सब तड़के में मिल गया, ये ज़रा सा तेल मिल गया, आपका बेसिल लीफ मिल गया, सब लिटरली हमारा घर का खाना। ओके, एक थोड़ी सी ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन है आपके लिए।
जो बॉलीवुड अभिनेत्रियां आती हैं जो 25, 30, 35 के बीच के हैं, वहाँ भी उनकी एंटी एजिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो चुकी है। सिर्फ हम ये कोशिश नहीं करते कि ये एंटी एजिंग है, ये है। आपका स्किन हमेशा खुश रहना चाहिए, तो उसके लिए अगर आपको मॉइस्चराइज़र देना चाहिए तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र देंगे, उसके लिए अगर सन प्रोटेक्शन है, ट्रीटमेंट्स है। कोई ऐसा बार नहीं होता है कि आज से हम एंटी एजिंग स्टार्ट करेंगे, या मुझे एक इंडिकेशन मिल गया कि ओ अब से हम एंटी, ऐसा नहीं। ड्राई स्किन तो यंग एज में, ऐसा बहुत पॉपुलर कुछ एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, 7 साइंस एजिंग का है। ऐसा अभी हम ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ मिक्स हो गया, लाइफस्टाइल हो गया है, चीज़ें लगाते हैं लोग चेहरे पे, तो कुछ भी हो गया है। अभी स्किन के हिसाब से इंडिविजुअली देख के हम सब कुछ ट्रीटमेंट या प्लान करते हैं। ऐसा कोई ब्लैंकेट रूल है ही नहीं। ओके मैंने खुद के ऑब्जर्वेशन से 3 ऐसे प्रैक्टिसेस नोटिस किए जिनकी वजह से आई फील कुछ एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ। बट प्लीज आप मुझे करेक्ट करो अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। पहली प्रैक्टिस है ये ग्वाशा। बहुत सारे लोग वो ग्वाशा मसाज कर रहे हैं। हाँ। एक छोटा सा पत्थर आता है या जेड रोलर्स आते हैं, वो आजकल बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और मैंने ये देखा कि वो लोग मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ। पहले ग्वाशा। दूसरी प्रैक्टिस है लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाजेस और योगा मसाजेस। वो स्पेसिफिकली फेस मसाज होते हैं, ऐसे आईब्रो को मसाज करते वगैरह। और तीसरी प्रैक्टिस है जनरल प्रैक्टिस ऑफ योगा। योगा के अंदर आसन भी आ जाते हैं, प्राणायाम भी आ जाता है। और ये मैंने खुद में भी देखा है। मतलब मेरी नी इंजरी अभी चल रही है, इसलिए मैं योगा हल्के से कम कर रहा हूँ, बट मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स आई फील मिस आउट हो रहे हैं, स्किन बेनिफिट्स थोड़े से मिस आउट हो रहे हैं। तो ये 3 प्रैक्टिसेस है विच आई हैव नोटिस्ड एज लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस जो आपके एंटी एजिंग को थोड़ा सा हेल्प करता है। पहले ग्वाशा के बारे में बात करते हैं। ये जेड रोलर्स, ग्वाशा स्टोन में क्या जादू, क्या है इसका? जादू नहीं है, कोई कंपनी है उसको भी बेच रहे हैं, इसलिए सब लोग इंस्टाग्राम में बोल रहे हैं हाँ फेस योगा करेंगे ये, और ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा जादू उसमें। ग्वाशा है, ऐसा एंगल में एक स्टोन होता है उसका फ्लैट वाला, तो एंगल आपको जिधर पकड़ने का अच्छा मिलता है, इसीलिए इट्स डिजाइंड इन अ सर्टेन वे। या आप ग्वाशा लो या आप रोलर जो भी बताया, जेड रोलर ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही चीज़ आप कर सकते हो चेहरे पे कि ज़रा सा लिम्फेटिक ड्रेनेज। तो लिम्फेटिक मसाज जैसा आपने दिखाया, दोज वर द राइट स्ट्रोक्स, चेहरे के बीच में से उसको पूरा साइड में ले लो, ऐसे ऐसे दबाना everything, yeah. So you can't necessarily do this if you are doing your thing. So you do the massage this way and take it out. Massage this way and take it out. Massage this way and take it out. सब कान के ये आगे के पोर्शन के उधर आप लेके जा रहे हो। ये भी आप ऐसा करके, जैसा आपने बोला ऐसा you do this and you take it out to here. फोरहेड से भी इधर, बेसिकली सेंटर के फेस से सब सोचो ऐसा 2 हाफ्स में उनको इधर लेके गए, और उसको फिर इधर से गले के नीचे लेके गए, फिर गले के नीचे से मसाज करके अंडर आर्म्स पे लेके गए। वो अपने आप फिर हार्ट में जाके चला जाता है सिस्टम में। नाउ ये क्या है? ये लिम्फेटिक फ्लूइड है, मतलब हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर वेसेशन। वो जो सेल के अंदर रहना चाहिए या ब्लड वेसल के अंदर रहना चाहिए, वो ज़रा से लीक होके एस्केप हो जाता है, वो लिम्फेटिक फ्लूइड है। ये भी आपकी बॉडी की गंद होती है इन सम वेज? गंद नहीं बोल सकती हूँ मैं इसमें, यस इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होते हैं, ये फ्लूइड है। ओके। और इसके वजह से इसको क्यों हम ड्रेन करना चाहिए, उसमें बॉडी में अपने आप सिस्टम है, लिम्फेटिक चैनल्स है, जो ऐसा सोचो ज़रा सा ऐसा पकड़ के लिक्विड को वापस वेन्स में लेके जाता है और वो वापस जाता है। बट टाइम होते होते या हम लोग कुछ ज़्यादा करते करते कुछ लिम्फेटिक का बहुत डेलिकेट चैनल्स है उनको ख़राब कर देते, इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज ठीक से कभी कभी हो नहीं पाता है, या कुछ भी स्कारिंग हो गया स्किन में या कुछ भी हो गया हो, खराब हो सकता है। उसमें से कभी कभी बहुत ज़्यादा फिलर्स कर लिया हो, वो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है वो एरिया में, वो भी हो सकता है। तो हम उसको ड्रेन नहीं करेंगे फिजिकली मसाज करके, तो फेशियल पफीनेस हो सकता है, ज़रा सा ऐसा लग सकता है कि पफ़ी है, और जब भी पफ़ी है फेस, अंडर आई पफ़ी है, फेस पफ़ी दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि एज्ड है। यंग फेस में आपको ये सब नहीं दिखेगा, ओल्ड फेस में दिखेगा थकान दिखेगा, पफ़ी दिखेगा, ज़रा सा ऐसा लगेगा ग्रेश है, तो ये सब दिखने लगेगा। तो वो हम हाथ में भी मसाज कर सकते हैं उसको निकालने के लिए, या
ये सब टूल्स किया है, वो ज़रूरी ही नहीं है वो टूल्स. एक एक्ट्रेस थी जो पूरा इधर नीला हो गया था उसका एक बार, तो क्या करके आए हो, तो उसे बोला नो आई डिड गुआशा टू गेट माई जॉ लाइन शार्प. तो होता ही नहीं है ऐसा. वो गुआशा को इतना हार्ड ये किया है, ब्रूज हो गया था. तो डेफिनेटली फैट को आप हटा नहीं सकते हो, जॉ लाइन को आप हरगिज शार्प नहीं कर सकते हो, उससे चीक बोन बढ़ा नहीं सकते हो, ऐसा कुछ होता नहीं है. सिर्फ लिम्फेटिक्स जब भी ड्रेन हो जाता है, ज़रा स्वेलिंग कम हो जाता है, चेहरा ज़रा शार्प दिख सकता है, बट दैट इज़ नॉट बिकॉज फैट का चला गया, दैट इज़ बिकॉज पानी चला गया उधर से. दैट इज़ इट. जो आप हाथ में भी कर सकते हो, टूल्स में भी कर सकते हो, योगा का प्रैक्टिस में जस्ट जो सिखाते हैं आपको उसमें भी कर सकते हो. दिस इज ऑल इज व्हाट यू नीड टू डू. जस्ट लेट दैट फ्लो आउट. एंड दैट्स अ ग्रेट एंटी एजिंग थिंग ऑल्सो, क्योंकि मैंने जैसा बोला है, एंटी एजिंग इज माइक्रो इन्फ्लेमेशन. छोटा इन्फ्लेमेशन बढ़ते 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 होता है ना. तो ये जब फ्लूइड बाहर ऐसा रहता है, रोज़ छोटा छोटा इन्फ्लेम करते रहता है उस स्किन को. तो आप रोज़ सुबह एक प्रैक्टिस रख लिया कि यू डू दिस लिम्फेटिक मसाज. आप दही में करो, घी में करो, हनी में करो, समथिंग टू लुब्रिकेट, ताकि आपका फिंगर्स इजीली मूव हो चेहरे पे. करो, कोई भी एग्जॉटिक ऑयल से करो, कुछ भी करो, जैस्मिन ऑयल आजकल सब कुछ आ रहा है ना, यू यूज एनी ऑफ दोस एंड नेस्टली ड्रेन इट आउट. दैट हेल्प्स. एक और प्रैक्टिस होती है जो मीडिया वर्ल्ड में बहुत सारे लोग करते हैं, वो बर्फ आइस में हाँ, बर्फ लेकर एकदम ठंडे पानी का एक बोल बना देते हैं और फिर अपने चेहरे को डाल देते हैं उसके अंदर. क्या है ये? इसमें एक थ्योरी है कि HSP बोलते हैं, हीट शॉक प्रोटीन, ये रिलीज होता है. जो भी आप शॉक देते हो बॉडी में, वो रिलीज होता है. दैट इज सपोजिटली वेरी रिपेरेटिव, करेक्टिव, एंटी एजिंग. बट या रोज़ करने से कभी कभी ज़रा सा इन्फ्लेमेशन कम होने की चांसेस है. ये सब ना, इसमें एकदम सॉलिड स्टडीज़ नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा निकल आते हैं. तो हाँ, ये 1 सेकेंड दबाने से रियली कुछ होता है क्या? शायद नहीं होता है, पता नहीं. ये मैंने देखा है कि शूट से पहले बहुत एक्टर्स करते हैं. वो सडनली ऐसा होता है कि आपका ज़रा सा पोर्स कम दिखता है, बिकॉज ठंड के वजह से टाइट हो जाता है सब कुछ, तो ऐसा दिखता है. वेसल्स जो है बहुत रेडनेस विडनेस है, पफीनेस है, तो वो सब ज़रा ऐसा हो जाता है. ठंड हो जाता है तो पेल दिखते हैं ना आप. क्यों ऐसा चेहरे का रंग उड़ गया बोलते हैं ठंड में? तो क्यों होता है? क्योंकि वेसल सब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है हीट बॉडी का कंजर्व करने के लिए. दैट इज अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म. उसको हम इसमें यूज कर रहे हैं ताकि आपको रेडनेस है, सुबह उठ के जरा सा पफीनेस है, पोर्स ओपन दिख रहे हैं, तो सडनली ऐसा होता है. फिर आप मेकअप डाल दो, दैट्स फाइन. एज अ लेमैन यू कैन स्टिल टेक अ बोल ऑफ आइस एंड डिप योरसेल्फ इन द मॉर्निंग. नहीं तो आइस क्यूब ले लो. इतना आइस वेस्ट करके अब डिप करके सांस बंद करके करने से अच्छा टेक अ क्यूब ऑफ आइस, उसको चेहरे पे डालते रहो जब तक वो कम होता है. उसमें शायद आपको शॉक वैल्यू नहीं मिलेगा, बट ज़रा सा वो पोर क्लोजर, ज़रा सा यू नो फीलिंग, द फेस फीलिंग नाइसर विल हैपन. दैट्स वेरी टेम्पररी दो. मैं मानता हूँ कि एक्चुअली जो लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उनकी एंटी एजिंग सबसे बेस्ट है. 100%. दूसरा चीज़ मैंने आपको आई हैड टू टेल यू, जो घर में इजीली कर सकता है, इज सोना. वही हैव टू स्लीप वेल. उससे बड़ा एंटी एजिंग है ही नहीं. जो सबसे ज्यादा खुश होते हैं ना लोग, दे आल्सो गेट द डीपेस्ट स्लीप, क्योंकि वो वैसे भी खुश है. मतलब दिमाग में टेंशन कम लेते हैं वो, और इसलिए उनकी नींद बहुत गहरी होती है ना. ये मैं गोवा माउंटेन्स में जब जाता हूँ तो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, जो 50s में होंगे, 60s में होंगे, एक्चुअली उनकी एज वैसे दिखती नहीं, कि लाइफ अच्छी है, वो संतुष्ट है अपनी जिंदगी में. बहुत खुश है. तो टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके ऑलरेडी एज की वजह से हार्मोन गड़बड़ होने लगता है उसको, और आप फिर से धकेलोगे अगर ठीक से टाइम पे सोएंगे नहीं. मतलब हमने हाल ही में कुछ इंटरनेशनल गेस्ट के साथ पॉडकास्टिंग करी है, और इंटरनेशनल कंटेंट स्फीयर में अब एक मेन टॉपिक लॉन्जेविटी का हो गया. करेक्ट. लॉन्जेविटी हिंदी में बेसिकली एंटी एजिंग ही है, पर आपकी पूरी बॉडी की एंटी एजिंग. इसमें मुझे एक जो मैसेज तो देना बहुत ज़रूरी समझती हूँ मैं, कि आप प्लीज़ ठीक से देख लो कि वो डॉक्टर कौन है, क्वालिफिकेशंस क्या है. बिकॉज ये फंक्शनल मेडिसिन, होलिस्टिक हीलर के नाम पे बहुत सारा जो ये जैसा करते हैं, उनमें ज़्यादा साइंटिफिक डेटा नहीं रहता है. अगर होता तो हर बड़े हॉस्पिटल नहीं होता, करता नहीं. क्यों नहीं करता है? बिकॉज उतना डेटा है नहीं. उतना अच्छा होता है पता नहीं. फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे लोग ये चिलेशन कर रहे हैं, तो मुझे कितना सारा पेशेंट्स अभी आके बोला है हमने 20 सिटिंग्स चिलेशन लिख के दिया है किसी ने. अरे
क्यों कर रहे हो 20 सिटिंग क्या चिलेशन? होता है उसमें? तो उसमें आपका पूरा ब्लड निकाल के चिलेटिंग सब्सटेंस में रन करके उसको वापस बेचते हैं. मतलब जैसा मानो कि आपके स्पंज है कुछ, आपके ब्लड को उसके रन किया और आपका जो गलत चीज़ें हैं ब्लड में वो निकाल दिया और वो Okay. वापस भेजा. ऐसा Okay. कॉन्सेप्ट है. लेकिन हम चिलेशन मेडिकली सिर्फ करते हैं हेवी मेटल पॉइजनिंग के लिए, और वो भी अगर वो पॉइजनिंग आपको सिम्टोमेटिक है, एक लेवल से ज़्यादा है. नहीं तो आप में, मुझ में, हम अभी चेक करेंगे, सब में तो लेड भी ज़्यादा होगा, मर्क्यूरी भी ज़्यादा होगा, शायद ये सब छोटा छोटा चीज़ ज़रा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जो पाइप में आता है वो पानी पी रहे हैं. तो बहुत सारा चीज़ें हैं जिसमें ये सब कलेक्ट होके आता है. अनलेस दे आर बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट, आप रोज़ का रोज़ चिलेट करते रहोगे तो आपका एसेंशियल जो है जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, इसको भी सब अब्जॉर्ब कर देगा वो. सो यू मस्ट थिंक ये कितना करना चाहिए, कौन करना चाहिए, किस हाल के करना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये सब एंटी एजिंग के हिसाब से, अभी लॉन्जेविटी के हिसाब से बहुत सारे ऐसा क्लिनिक बन गए जो ये कर रहे हैं, प्लाज्मा फेरेसिस कर रहे हैं. सेम लॉजिक ना कि ब्लड ब्लड को निकालो, प्लाज्मा अलग कर दो. प्लाज्मा जब आप अलग कर रहे हो, हम प्लाज्मा फेरेसिस पहले क्यों करते थे? कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के लिए, ताकि वो ऑटो एंटीबॉडीज का स्ट्रेंथ को कम करते, कुछ निकाल देते और वापस डालेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली करो, लेकिन उसके साथ बहुत सारा मेडिसिनल इश्यू हो सकता है. वो पता होना चाहिए. और ये सब ऐसा ही नहीं करते, हॉस्पिटल्स में करते हैं. उसमें सर्टिफाइड ब्लड बैंक का ऑथराइज्ड ये होना चाहिए. कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, उसको लाइटली कोई एंटी एजिंग क्लिनिक में गए, हर हफ्ते मैंने ब्लड को रन किया, मशीन में डाल दिया, बहुत सारा वीकनेसेस, ट्विचिंग, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है. ये बॉलीवुड में बहुत हो रहा है आजकल. हो रहा है, बट आई एम वेरी वरीड. और रोज़ का रोज़ एनीमा करा के आ जाओ. लॉन्जेविटी के नाम पे जो आजकल हो रहा है, उसमें साइंटिफिक एविडेंस उतना मात्रा में है नहीं तो हॉस्पिटल्स ले लेते. हैविंग सेड दैट, उसमें भी बहुत सारा साइंस है. सो प्लाज्मा में there is definitely growth factors which is more concentrated. All the you can kind of separate out the antibodies, वो सब करके कर सकते हो. But go to a very very legitimate center to do it with a qualified doctor who also has emergency में कुछ हो गया, सब तामझाम है उसके पास, ऐसा जाने का. That is very 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 important because it's a new field. ऐसा मतलब यहाँ भी आपको डॉक्टर की डिग्री देखनी बहुत ज़रूरी है. क्या बहुत ज़रूरी है. सेंटर क्या कर रहा है, कैसा है, बहुत ज़रूरी है. साइंस देखना, जस्ट कुछ करके कुछ करना is not happening. But like I said, it's progressive science. It is there. Probably we'll all adapt to some forms of it, not everything, at a later date. But there has to be enough science. जब ऐसा बोटॉक्स और फिलर्स आए थे तो भी सब हॉस्पिटल्स में उसको नहीं ले लिया ना. There were only a bunch of us dermats who were doing it outside. और जो स्टार्ट किया उनके ऊपर अदर सीरियस डर्मेट्स तो हंस रहे थे, ये क्या कर रहे हैं लोग. बट होता है नया साइंस जब लोग लेते हैं. बट all of this came with evidence. Even when Botox started, there was enough scientific papers, evidence था. Okay. Basically भारतीयों के लिए पहले तो एक गाइडलाइन ये है कि डॉक्टर की डिग्री देखो. Yes. जो आपको लॉन्जेविटी ट्रीटमेंट्स दे रहे, डिग्री हमेशा पहले नोटिस करो. फिर जिस ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हो उसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी पढ़ो. Yes. क्योंकि अक्सर उन क्लिनिक्स में ना आपको साइड इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताया जाएगा. तो हमेशा खुद से सोचो. घर जाके आपके फैमिली डॉक्टर से पूछ लो, उससे भी पूछ लो, आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ लो जिससे भी आप कंसल्ट कर रहे हो, तो वो लोग आपको फ्लिप साइड भी बताएंगे. ऑलमोस्ट एवरीवन या तो रेगुलर योगा क्लासेस के लिए जा रहे हैं या रेगुलर फिजियो क्लासेस के लिए जा रहे हैं. और ठीक है, और ये मैंने मेरे खुद के दोस्तों में देखा है. यानी कि अगर आप जिमिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ स्पोर्ट के लिए, तो एक अच्छा फिजियो भी आपके लिए आपकी बॉडी को कभी कभी ओपन अप कर सकता है. और कभी योगा सेशन के दौरान ना, मतलब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, सडनली आपके बैक में खड़क वो हो जाएगा. और फिर जब आप सांस लोगे उसके बाद, तो सांस भी ऐसे खुल जाती है. आई फील कि अगेन इट्स ऑल रिलेटेड टू द सेम थिंग. Fair to say, would you say कि ये भी एक anti-aging element है? Because you're getting so much oxygen in, right? And your breath pattern that you do it in yoga, it helps you open the lung. हम सोचते हैं lung सिर्फ इधर है, but you have a lobule here, the apex of your thing also there is a lung. How many of us really breathe for the full potential of the lung to pull it in? So that yoga teaches. And when you hold the breath, you're actually keeping that alveoli open like that. So that all this really helps in increasing the oxygen intake,
getting out your, the breath which comes out brings out a lot of carbon dioxide out. So a lot of gas exchange that happens with a good breathing itself is good. Now, ozone therapy kya hai, which is in your anti-aging and longevity clinics, giving you pure oxygen. Why are they giving you pure oxygen? Because your breathing is so shallow. Imagine if you take a large breath, you're getting that much more air, so that much more your lungs can pull out the oxygen. You're getting your daily dose of oxygen. All of these are excessive oxygen that they are trying to give, which is healing, no doubt. If you can do all of that, great. If not, just improve your breath at home. Stand tall, open up your lungs. Those things are all also very good anti-aging steps. So, 2 दिन पहले I needed a break. I took a holiday. तो उधर एक holistic healer थी. And small town, holistic healer, very sweet. उसने मुझे एक चीज़ सिखाया. So she said how in their language, energy starts to go down, right? The flow of energy or chi or whatever you call it. Pran Shakti नीचे चले जाता है, so you kind of get old. So she taught me a way to open that every day in the morning. So she says, open your palm fully, so you're receiving the whole thing, and you kind of stretch your arm. That's it. You stretch this arm, go down. Stretch this arm, go down. So you're allowing the whole energy to flow really one by one. One, second one, and second one. So you're allowing whole, and nothing should bend. She said, where you bend, you are stopping it. Okay. So you're stiff there, stiff here. Underarm has to really open. They give a lot of things for underarm opening because obviously there's a lot of lymphatic drainage here. So you kind of open this well, go down, open it. And then she says, open it like this, and then hug yourself like that. Pat yourself and hug yourself. Up and down like that. So fully open it. So you're again, and everything has to be open and as if you're allowing something without any kink where you're bending it. So she says, even if you don't have time to do any exercise, just do this for like 10 minutes, 5 minutes in the morning. Your vitality increases. थोड़ा बहुत बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लोग समझते भी नहीं कि बोटॉक्स और फिलर्स होते क्या. ये मैंने नोटिस किया कि मुंबई में ये 2 ट्रीटमेंट्स बहुत कॉमन हो चुके हैं. मुंबई, दिल्ली. बोटॉक्स और फिलर्स. किसी को कब बोटॉक्स या फिलर के लिए ऑप्ट करना चाहिए? Is it for everyone? Yeah. It's for everyone. Everything is for everyone. Okay, आप समझाइए कहाँ से शुरुआत करें इस पूरे टॉपिक की. I think हम सोचते हैं कि बोटॉक्स एंड फिलर्स सिर्फ वही चीज़ है एंटी एजिंग के बारे में. बट बोटॉक्स एंड फिलर्स 2 टूल्स है जो ऐसा एक आर्टिस्ट ने पूरा पेंट ब्रश ले लिया या पेंट ले लिया, 12 कलर्स में ये 2 कलर है बस. बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं एंटी एजिंग के लिए. तो हम अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो एक है जो लगा सकते हो आप चेहरे पे, या घर पे लगाओ या डॉक्टर के ऑफिस में लगाओ. उसमें हो गया आपका सिंपल फेशियल. आप फेशियल करो डॉक्टर के ऑफिस में जाके, वो हाइड्रेशन बढ़ जाएगा. जैसा हम बोल रहे थे, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हाइड्रेशन बढ़ जाएगा. उसमें भी आजकल मेडी फेशियल्स में छोटा छोटा इक्विपमेंट्स आते हैं जिसमें आपका उस जो भी हम लगाते हैं, सोचो एक एक्टिव होता है, आपकी स्किन के हिसाब से हम चूज़ करते हैं, उसको और अच्छे से पुश करता है. घर में सिर्फ क्रीम लगाने से अच्छा इसमें पुश करने के वेरियस तरीके होते हैं. मतलब स्किन के डीपर लेयर्स तक करेक्ट वो जाता है ऑक्सीजन के थ्रू, हाइड्रा फेशियल के थ्रू, हजार ऐसा चीज़ें हैं जिसमें से हम पुश कर सकते हैं. और तो वो कर सकते हैं. दूसरा है पील्स, जो आजकल सबको पता है पील्स क्या है. अलग अलग एसिड्स होते हैं, फ्रूट एक्सट्रैक्ट, शुगर केन एक्सट्रैक्ट, बेरी एक्सट्रैक्ट्स और कुछ केमिकल एसिड्स भी होते हैं. वैसा वाला आपके स्किन के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से हम एसिड्स चूज़ करके, वो भी सिर्फ लगाने का ट्रीटमेंट है, वो कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में हो गया. फिर आपको आप बोलते हैं हाँ अभी मुझे एप्लीकेशन में जितना हाइड्रेशन आ गया, ज़रा से कोलाजन अच्छे लगने लगे, स्किन का ऊपर का सरफेस से नमी अच्छे से अभी रुक रही है और ग्लो बढ़ रही है, लेकिन ज़रा सा स्किन लूज़ है या ज़रा सा वॉल्यूम डेफिसिट है, मुझे स्किन लूज़ को ज़रा टाइट करने का है, तो हम इक्विपमेंट्स कर सकते हैं. एज होते होते जैसा मैंने समझाया पहला कि आपका स्किन का पिगमेंटेशन ज़रा बढ़ सकता है. पिगमेंटेशन मतलब स्किन का कलर डल हो डार्क हो सकता है, और कभी कभी इक्वली डार्क हो सकता है, कभी कभी पैची हो सकता है. उसका अलग अलग कंडीशन हो सकता है. क्यों पैची हो रहा है वो तो आपका डॉक्टर आपको डायग्नोसिस पहला बताएगा कि कैसा क्यों हो रहा है. उसके हिसाब से वो मशीन चूज़ करेगा, या स्किन लाइट करने वाला, उसके साथ स्किन टाइट करने वाला, स्किन लिफ्ट करने वाला, कोलाजन स्टिमुलेट करने वाला, पोर साइज रिड्यूस करने वाला. आपको लाइफ में पूरा एक्ने स्कार्स है,
अभी आपको लगता है मैं ट्रीट कर लूँ, सब मीन्स है अभी क्यों नहीं करेंगे, उसका ट्रीट करने के लिए सबके लिए अलग अलग मशीन्स होता है. लेज़र्स हो सकता है, लाइट्स हो सकता है, जैसा कि IPL जो लाइट के एग्जैक्ट वेवलेंथ के जरिए हम अलग अलग रिजल्ट्स दे सकते हैं. IPL सॉरी गो ऑन. एक ट्रीटमेंट का नाम है. इंटेंस पल्स लाइट है, Okay. क्रिकेट नहीं है. ठीक. या तो IPL है. और लेज़र है जो आपको कॉमनली पता है कि हेयर रिमूवल लेज़र है. बहुत सारा लेज़र है. लेज़र में जिससे लेज़र लाइट टिक होके रेस बाहर आता है उसके हिसाब से नाम रखा जाता है. डायोड, एनडीएग, ऐसा सब नाम रखा जाता है. अलग अलग लेज़र है अलग अलग चीज़ों के लिए. और फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ हीट देता है. उसकी वजह से भी आपका कोलेजन इंक्रीज हो सकता है. फिर हाईली फोकस्ड अल्ट्रासाउंड है. जैसा अल्ट्रासाउंड हम बच्चे देखने के लिए यूज़ करते हैं वैसा का अल्ट्रासाउंड को हाईली फोकस कर दिया आप तो वो टिश्यू को ऐसा गर्म करता है कि वो कोलेजन स्टिमुलेट करता है. लिगामेंट्स करके है जो ऐसा टाइट चेहरे पे कंपार्टमेंट्स है, रिस्ट्रिक्ट करता है वो. और पूरा ऐसा भी एक है स्मैश बोलता है, वो ये मसल के ऊपर ऐसा रहता है, यानी कि आपकी स्किन को टाइट स्किन के अंदर है. तो हम उसको टाइट किया, इट्स लाइक दैट, तो लिफ्ट कर देता है स्किन को. तो हम अंदर टाइट करते हैं तो कि उसके साथ इसको लिफ्ट करे ज़रा. तो वो भी सब चीज़ें होती हैं. तो अलग अलग सिर्फ मशीन्स है. आपको लगता है मुझे इंजेक्शन नहीं करने का है, फॉरेन कुछ भी सब्सटेंस अंदर नहीं डालने का है, तो मशीन्स यूज़ करो. उसके ज़्यादा अभी आप बोला ये किया आई एम हैप्पी, ये किया आई एम इवन मोर हैप्पी. अभी मुझे ज़रा सा जो ऐसा खड्डे हो जाता है एज होते होते, उसमें मुझे कुछ करने का है, ऐसा आप सोच रहे हो, तो वो करने के लिए फिलर्स यूज़ करना ज़रूरी है. ये लाइन डीप हो गया. ये होते होते जैसा कि आपको पता है हड्डी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, ऐसा ही चेहरे का हड्डी भी रिजॉर्ब होते जाएगा, कम होते जाएगा. तो इसलिए जो पहला एकदम चीक जॉलाइन डेफिनेशन है, अभी वो जॉलाइन ऐसा होते जाएगा और वो एक्सेस स्किन आते आते ऐसा हो जाएगा. सो दीज आर थिंग्स विच हैपन. तो बोन को हम बढ़ाने का बहुत मुश्किल है, वो नहीं कर सकते हैं, बट उधर वॉल्यूम हम हाइलुरोनिक एसिड से रख सकते हैं. Okay. तो बोन जैसा दिखेगा वो, तो हम सिर्फ फिर भी स्किन को पेग कर सकते हैं ताकि पूरा स्किन लूज होके आगे ना आए. वो फिलर है. बोटॉक्स है जो मसल के जरिए जो कर के ये लाइंस आते रहते हैं, वो मसल को हम इजी करेंगे तो आप वो लाइन फॉर्म नहीं होगा. दैट इज बाय एंड लार्ज बोटॉक्स. ओके. ये 2-3 चीज़ें हैं जो इंजेक्शंस में. फिर और इंजेक्शंस जो है मतलब PRP है जो आपके ही खून से हम प्लाज्मा निकाल के हम वापस डालते हैं, उसमें भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और वो अच्छे हो जाते हैं. GFC बोलते हैं जो और कॉन्सेंट्रेट होता है, वो भी हम डालते हैं. एक्सोसोम्स हो गया, PDRN हो गया जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड जो क्रॉसलिंक नहीं होता है तो आपका चेहरे का शेप नहीं बदलेगा, बट आपको बहुत सारी हाइड्रेशन देगा स्किन के अंदर. सो वो कर सकते हैं. सो ये इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. बॉलीवुड में सबसे कॉमनली क्या यूज होता है? सब. ओके. दैट्स द पॉइंट. तो सब, फॉर एग्जाम्पल वो हर महीने फेशियल करते हैं. और हमारे क्लिनिक में एक IV भी हम रन करते हैं जिसमें हम सिर्फ विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी और मसल बिल्डिंग एंड कोलेजन बिल्डिंग अमाइनो एसिड्स डालते हैं, व्हिच इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट एवरीबॉडी लव्स. तो वो आके हमारा क्लिनिक में हर महीने वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल तो एक फेशियल हो जाता है, ये वो हो जाता है, और एक लेज़र है जो हम Q स्विच लेज़र बोलते हैं जिसमें से ज़रा सा डीपर पिगमेंट ये वो ज़रा ब्राइट कर देता है स्किन. तो वो करते हैं महीने में एक बार, एक 2-3 महीने में एक बार, या PRP या GFC या PDRN जो नेचुरली आपको कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, शेप नहीं चेंज करता है, वो करते हैं. मशीन्स में जो मैं उनको ठीक समझती हूँ वो मशीन्स का एक प्लान हम देते हैं, तो वो मशीन कभी कभी आके कराते हैं वो इंटरवल में. सबसे कॉमन कौन सी होती है? सबसे कॉमन में मशीन जो है हमारे क्लिनिक में इज़ HIFU, विच इज़ अल थेरेपी. वी हैव 3 मशीन्स इन HIFU इन आवर क्लिनिक. उसमें से अल थेरेपी सबसे स्टैंडर्डाइज्ड है, सबसे US FDA अप्रूव्ड है और बेस्ट मशीन है. वो हमारे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा होता है. मैं खुद करती हूँ उसको, तो करेक्टली जो रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो मिलता है. तो वो बहुत कॉमन है. रेडियो फ्रीक्वेंसी आम जनता में ज़्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कॉमन है बिकॉज़ वो इतना महंगा भी नहीं है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है टाइटनेस में स्किन का. कितनी प्राइस होती है उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी? रेडियो फ्रीक्वेंसी का समवेयर अराउंड 10-15,000 होता है. ओके. पर सेशन? पर सेशन का. सो दैट इज समथिंग विच ऑल्सो गिव्स यू अ ब्यूटिफुल रिजल्ट. और फिर उन लोगों का
या 3-4 साल में एक बार ज़रा सा मैं फिलर करती हूँ, 3-4 महीने में एक बार बोटॉक्स करती हूँ, जिधर ज़रूरी है उधर सिर्फ। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आपने कहा, इफ इट्स 10,000 रुपीज, साल में सिर्फ एक बार करना होता? नहीं, फिर तो वो आपको पहले आई थिंक एक 6 से 8 से कभी कभी 10 सिटिंग रखता है, जो फिर से आप करो तो एक रिजल्ट तक लेके आते हैं। फिर मेंटेनेंस आप साल में 3 बार कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंज्यूमर लिसनर पर्सपेक्टिव से सवाल पूछना चाहूँगा। आप लिटरली हमारे देश के टॉप डर्मैट हो, मतलब इट डजंट गेट बेटर देन यू, तो दैट आई डोंट नो, बट इफ यू से सो, थैंक यू। ये माना जाता है। आई पर्सनली फील कि आपकी स्किल सेट जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, दैट्स हाउ मच शुड बी चार्ज्ड। You know, sometimes it's nice that you're saying that. It may not be just the skill set. Now, skill set definitely is one thing. So, for example, Botox या filler आप दूसरे डॉक्टर से करवाएंगे तो शायद बहुत ही कम में मिल जाएगा, सेम चीज़। बट वो इट्स लाइक सेइंग सेम पेंट ब्रश दे देंगे तो सब सेम करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो चीज़ सेम होता है, पेंट सेम होता है, लेकिन जो वो पेंट से आपको आउटकम होता है आज, और वो आउटकम कैसा होता है 10 साल के बाद, वो देखने का विजन होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दैट इज़ वाई दैट मे बी डिफरेंट। बट कभी कभी ऐसा होता है मशीन का प्राइस भी होता है, जिसके वजह से आपका, जैसा मैंने बोला है, फॉर एग्जाम्पल अल थेरेपी या कुछ और रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला मशीन, 1 करोड़ से लेके 10,000 का मशीन भी मिल जा सकता है, जो इधर ही कोई बना के ऐसा बेच देता है। और जैसा जब बनाते कभी कभी इतना बाहर से आइडेंटिकल दिखता है कि आपके पता भी, और नाम भी लगभग ज़रा सा चेंज करके रख देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो डॉक्टर वही सिटिंग को आपको वो नाम पे शायद RF जेनेरिक नाम बोल के 5,000 में बेच सकता है। कोई और वही को, फॉर एग्जांपल हाइफू बोल के किसी ने आके मुझे बोला, हाँ उसका स्विस का मशीन है, हाइफू 5,000 में। हम लाइक, मेरा वो कंज्यूमेबल एक शॉट भी उसमें नहीं आएगा। सो आर मशीन्स आर सो एक्सपेंसिव एंड कंज्यूमेबल्स आर सो एक्सपेंसिव, और जो कंज्यूमेबल जैसा यूज़ करना चाहिए आप यूज़ करेंगे तो कॉस्ट प्राइस ही डॉक्टर को इतना होगा, हो नहीं सकेगा। सो दैट ऑल्सो डिपेंड्स द कॉस्ट। तुम्हारे मशीन कौन सा क्लास की है, मशीन कैसा है, मेंटेनेंस कैसा है, उसका कंज्यूमेबल्स आप जितना यूज़ करना चाहिए उतना यूज़ कर रहे हो, वो सबके हिसाब से कॉस्टिंग बनता है। डेफिनेटली डॉक्टर के एक्सपीरियंस और स्किल के हिसाब से भी बनता है, बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Like recently we again repaired somebody's facial feature like that who was really trolled, और बहुत बड़ा हीरो है, ऐसा नहीं कि वो पैसा बचाने में गया है, बट उनको पता नहीं चला किधर जाने का। फिर ढूंढते ढूंढते then they came to our clinic and we rectified it. So that is how it happens, because it's a hush hush field. आपको पता करने में मुश्किल हो जाता है कि who did it and what happened. प्लस आपका जॉब आर्टिस्ट की तरह भी होता है। मतलब हर किसी को हाइफू या बोटॉक्स फिलर्स की जरूरत नहीं है, वो फेस स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, मेडिकल हिस्ट्री पर भी डिपेंडेंट होता है। अ लॉट ऑफ इट, फेस स्ट्रक्चर, एथनिक स्ट्रक्चर, आपको क्या चाहिए, आप क्या है। मल्लिका शेरावत ने हमारे शो पर आके ये कहा था कि 20 साल पहले बोटॉक्स फिलर्स इतने नहीं होते थे। करेक्ट, वी वर द पायनियर्स लिटरली। आज बहुत ज़्यादा बोटॉक्स फिलर्स हो रहे हैं, एंड इन बैड केसेस कभी कभी एक्टर्स के एक्सप्रेशंस अफेक्ट हो जाते हैं, जो एक प्रॉब्लम है एक्टिंग में। You can't act properly, that can happen. But also a lot of actors like I say who come to me and say, because it's a tight close-up and they blow you out, right? So the same line, if I do this, there are a few lines coming here. It's okay in this screen and in this setup. If these lines were to come in a large set thing where you're expected to be like a wax doll, you won't like it. And sometimes you look like she's overacting because everything is moving in the face. So we try to ease the muscles down. So that is what I do a lot with my actors, where I do the Botox, but everything is still moving. Like I've done Botox for my forehead. It's not that at 52 I have no lines at all, but everything is moving. So you make sure that things are functional, things are moving, things look natural, but those exaggerated lines are not there. मतलब इस इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी में मेन गेम है कि नेचुरल दिखना चाहिए। Yeah. एंड सेफ रहना चाहिए ऑब्वियसली। बहुत, दैट इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेफ रहना चाहिए, देन नेचुरल दिखना चाहिए, देन आपको लॉन्ग टर्म गोल पता होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज ज़रा सी जो मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा चले जाएगा, वो फिर भी बॉडी के अंदर रह जाएगा। 10 साल के बाद आपके चेहरे पे वो कैसा असर दिखेगा, वो देखने की फोरथॉट भी डॉक्टर के पास होना चाहिए कि दिस इज हाउ दिस विल डू। उसके साथ मैं ये करूँगी तो 10 साल के तक
या 20 साल के तक, हाउ विल आई कीप दिस फेस लुकिंग अ सर्टेन वे? क्या इंडियंस लिप्स के लिए आते हैं ज्यादा? ओह यस, लिप्स एक मेन चीज रहती है इंडियन या दे पेशेंट्स के लिए। लव इट। तो क्या कहते हैं आपको, मतलब लिप्स में थिकनेस लाना है? किसी किसी को थिकनेस लाने का है। आई ट्राई एंड सी इफ आई कैन शेयर सम पिक्चर्स जस्ट लिप्स का, जो रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं। सो किसी किसी को लिप्स है, किसी किसी को अपर लिप और लोअर लिप बैलेंस नहीं होता है। किसी किसी को स्माइल करते हैं तो ऐसा टीथ ऐसा दिखता है, बनी टीथ जैसा, वो कवर करने, मुंह बंद भी रखते हैं तो टीथ दिखता है। किसी किसी को ये कम रहता है, किसी को ये अंदर जाता है, किसी किसी को स्माइल किया तो लिप अंदर चला जाता है, पतला दिख जाता है। सो बहुत सारा चीज़ें हैं, एंड एज यू ग्रो ओल्डर लिप ऐसा ही पतला हो जाता है। If I see my younger picture and if I see my picture now, my lips have literally gone thin. So if I wish and if I want to, I can do some lips and I know it will look pretty. Because yeah, I mean, if it is really you want it, you can do it. पर फिलर्स होते हैं मेनली Correct. लिप्स के शेप को बदलने को। शेप बदल सकते, कभी कभी शेप को ऐसा ही रख के सारा सा फुलर कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। डार्क सर्कल्स और ये भी एक मेन ट्रीटमेंट होती है इंडिया में? बहुत बड़ा ट्रीटमेंट। डार्क सर्कल और डार्क माउथ के पेरी ओरल पिगमेंटेशन बोलते हैं हम इधर, ये और ये हमेशा ज़्यादा ड्राई होता है, तो उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा क्रीम लगाने का इधर और इधर। जो भी आप क्रीम लगा रहे हो एक्स्ट्रा लगाओ इधर इधर। पहला वो ड्राइनेस हटाओ, डार्कनेस अपने आप जरा सा कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए? बहुत ज़्यादा लगाओ, नहीं तो आई क्रीम को मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, आई क्रीम को इधर भी लगाओ, मुंह के अराउंड भी लगाओ। That is a very important thing. आई क्रीम्स इफेक्टिव होता है? Of course होता है, because हाइड्रेशन रहता है उसमें बहुत ज़्यादा। कभी कभी अच्छे आई क्रीम्स में तो पेप्टाइड्स इंक्लूड करते हैं, तो वो दैट विल हेल्प योर स्किन इवन इन एंटी एजिंग। कभी कभी वो क्रिंकली स्किन होने के भी the eye starts to look dull and tired and then dryness will cause you itching. जितना सारा आप आई को रब करोगे उतना डार्कनेस बढ़ जाएगा। अच्छा, तो फर्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट इज ड्राइनेस हटाओ ओरिजिन से, अपने आप लाइट दिखने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास भी जाके कुछ स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स वाला आई क्रीम भी ले सकते हो, दैट इज समथिंग यू कैन डू। और फिर कुछ ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट कुछ एप्लीकेशन वाला, पील्स वाला, लेज़र वाला, फिर PDRN करके एक इंजेक्शन आता है, हम वो कर सकते हैं। उसमें ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आता है डार्क सर्कल्स में। मतलब इंजेक्शन होता है डार्क सर्कल्स? इंजेक्शन होता है, रियली, विच लुक्स रियली नाइस। इट्स कॉल्ड PDRNs, रियली नाइस। ज़रा सा डाउन टाइम होता है, कभी कभी 1-2 दिन स्वेलिंग होता है, बट अमेजिंग रिजल्ट्स। किसी किसी को खड्डे होता है डार्क सर्कल्स के नीचे, विच इज़ अ वेरी इंडियन थिंग, हम टीयर ट्रफ बोलते हैं, वेरी इंडियन ये है वो। उधर हम फिलर्स करते हैं, उसमें से वो स्किन ज़रा ऊपर आ जाएगा, शैडोइंग चला जाएगा, तो डार्क सर्कल ज़रा कम दिखेगा। बट यू नीड टू नो किस आई के लिए क्या वर्क करता है। साल में एक बार PDRNs आप करोगे तो साल में आपको 2-3 बार लगेगा, बट फिलर्स मैं करूँगी स्पेशली व्हेन आई डू इट 3 साल, कभी कभी 5 साल भी रुक जाता है। सो इट्स नॉट लाइक हर साल में करना पड़ेगा आपको। और ये सब हम बात कर रहे हैं बियॉन्ड लाइफस्टाइल फैक्टर्स। तो ओके, बेसिकली जितने भी दोस्त हैं मेरे जिनके डार्क सर्कल्स हैं ज़्यादा, ऑब्वियसली एक ऑब्वियस सी बात है कि दे नॉट स्लीपिंग वेल। करेक्ट। तो वही स्लीप हाइजीन, वो बेसिक चीज़ों पर फोकस करना। डार्क रूम, कोल्ड रूम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। स्लीप से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए, एट्सेट्रा। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, ठीक है, ये मैंने मेरे सारे दोस्तों में नोटिस किया, हुएवर हैज़ डार्क सर्कल्स, वो सारे बहुत सिगरेट स्मोक करते हैं। और जितने भी मेरे योगी फ्रेंड्स हैं पहले, उनके डार्क सर्कल्स नहीं है। आई डोंट नो वेदर इट इज़ better sleep or better skin quality, but oxygen supply also, because they breathe so much the oxygen. क्यों सिगरेट पीने से स्किन ग्रे हो जाता है, डार्क सर्कल बढ़ जाता है? बिकॉज पेरिफेरल आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और बहुत सारा निकोटिन भी रिलीज हो जाता है स्किन में, दैट इज ऑल्सो नॉट अ नाइस थिंग। प्लस आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो आपको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई सब कम हो जाता है। सो दैट इज वाई इट स्टार्ट्स टू लुक वेरी एशी ग्रे स्किन। या ये मैंने स्मोकर्स में जनरली देखा, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने टीनेज में स्मोकिंग स्टार्ट करी थी, बाय एज 25 उनकी एजिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर अब बाय एज 30 इवन मोर। एवरीथिंग फ्रॉम बाल भी जल्दी से ग्रे होने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस विल बिकम सो मच मोर फॉर देम। फ्री रेडिकल, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो वेसल्स आपको बहुत अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचाना चाहिए स्किन में, और वो फ्री रेडिकल्स को क्लीन करके वापस लेके आना चाहिए, वो ही छोटे हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इट्स अ काउंटर प्रोडक्टिव सबके लिए, सब चीज़ के लिए। बॉलीवुड में मेन नेगेटिव लाइफस्टाइल फैक्टर स्ट्रेस ही होता है। स्ट्रेस, स्लीप, क्योंकि उनको स्केड्यूल ऐसा होता है कि 4 बजे किधर पहुंच जाओ,
या कभी कभी देर रात तक शूट किया, फिर भी वो लोग जल्दी उठ के एक्सरसाइज तो करते ही करते हैं. और अगर शूट है तो I see my girls, poor things, they get up so early in the morning. They will do their exercise in the morning. Others say, doc, it looks puffy on stage because we didn't sleep on time also anyways. वो करते हैं, फिर उनका कुछ फेशियल रूटीन्स होता है, आइस बात होता है, ये होता है. By the time they reach the set earlier than the rest of them, makeup होता है. So for them, it's a lot of light, repeated makeup, repeated touching your face, and sleep schedule and different cities. एक दिन इधर शूट किया, दूसरे दिन किधर और कुछ किया. The temperature is different, ambient thing is different, wind is blowing on your face, all sorts of things. So they are really in a high stress level job. Like बिगिनिंग में जैसा हमने बोला, स्ट्रेस सिर्फ एक तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, पूरा तरह का स्ट्रेस जो बॉडी में होता है. सो दिस इज़ अ वेरी हाई स्ट्रेस जॉब. और उतने में भी वो उतना डिसिप्लिन्ड है आजकल के सभी एक्ट्रेसेस, इसलिए इट इज़ उतना है एटलीस्ट. सर्दियों में स्किन केयर में फ़र्क होता है? हाँ, होता है. क्या करना होता है? So I think if you're in city like Bombay, आप सर्दी हो धूप हो, it's the same every time. It is humid, temperature तो almost उतना ही रहता है. But if you're in a really really cold place, Himalayas में हो या Bangalore में किसी hill station में हो, in that case you will need more cream. Simple. More moisturizer. More moisturizer, more cream, more repetitive putting it in. So those are the things that might really help you. Beyond that, ऐसा नहीं कि oh my god, seasonally kit change कर लो. I know a lot of them keep saying all these things, all simply to make some interesting content. Beyond that, yeah. Okay. जनरली ये जो स्किन केयर रूटीन में क्रीम्स होती है, रेटिनॉल, हाइलुरोनिक एसिड वगैरह, इनमें कॉमन कंज्यूमर मिस्टेक्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ कि लोग ना पैसे बचाने के लिए कभी कभी चीपर ऑल्टरनेटिव्स खरीदते हैं. इज दैट अ प्रॉब्लम? या कैसे प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन केयर रूटीन में? पहला प्रॉब्लम होता है कि आप सोचते हो हाइलुरोनिक एसिड मैंने पढ़ लिया तो ये बहुत हो गया. तो वो स्किन केयर के डब्बे में जो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है तो 1000 इंग्रेडिएंट्स, कुछ हमें भी समझ में नहीं आता है क्योंकि कॉस्मेटिक केमिस्ट्री वाले चाहिए वो देखने के लिए. प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, चीज़ें होता है कि 2 मीडियम्स को कैसा मैच करे, डिलीवरी सब्सटेंसेस रहता है जिसमें से क्रीम अच्छे से डिलीवर हो और अंदर जाए. तो बहुत सारा चीज़ें होते हैं. मेन ऊपर का 4 इंग्रेडिएंट आपको समझ में आए तो आपको ज़रा सा कुछ तो हो जाए, तो बाकी का 1000 आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट इज़ नंबर 1. 2, इंग्रेडिएंट देख के आप डिसाइड मत करो, उसके लिए हम लोग सालों पढ़ते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द डॉक्टर डिसाइड्स कि आपके लिए कौन सा इंग्रेडिएंट इम्पॉर्टेंट है. सो इट इज़ एक्चुअली चीपर कि आप एक डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्टेशन करो और अच्छी क्रीम खरीदो. आप खुद क्रीम खरीदो, चेहरा ख़राब हो जाए, उसमें से 2 क्रीम आपको सूट नहीं होता है, फिर आप उसको फेंक देते हो, ये सब एक्सरसाइज में ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है. तो एक डॉक्टर के पास जाओ और आप उससे सीखो कि क्रीम्स क्या लेने, वो नंबर 1 है. दूसरा, 10 क्रीम लेंगे तो रिज़ल्ट फास्ट आता है, आप सोचते हैं नहीं, 10 लगाएंगे तो और बर्बाद हो जाता है. कोई भी काम भी ठीक से नहीं करता है, चेहरे पे बहुत सारा चीज़ें रहता है, चिपचिप भी हो जाता है, आप भी खुश नहीं रहते हो. मैक्सिमम कितने लगाने चाहिए? 2 से ज़्यादा लगाना ही नहीं चाहिए. अनलेस आप एकदम विंटर प्लेस में हो, स्किन बहुत ड्राई है, तो एक और स्टेप ऐड कर सकते हो. नहीं तो 2 स्टेप एक वक्त के लिए बहुत ही बस हो गया. स्पेशली इन अ प्लेस लाइक इंडिया विथ ह्यूमिडिटी and pollution sticking all around, and people leave home in the morning and only reach in the evening. मैंने नोटिस किया अक्सर ये मीडिया वालों में होता है, लोग नाइट टाइम स्किन केयर पर बहुत फोकस करते हैं और 4-5 क्रीम्स लगाते हैं एक साथ. लगा सकते हो लेकिन उतना ज़रूरी है नहीं. आप साइक्लिकल थेरेपी कर सकते हो. आपको अगर लगे मुझे स्किन लाइटनिंग भी होने का है, मुझे अनइवन टोन भी है, मुझे एंटी एजिंग भी चाहिए और मुझे लेट्स से एंटीऑक्सीडेंट भी चाहिए, जो भी आप सोचते हो, 4 क्रीम खरीदते हो, किसी ने बोला आपको ठीक है, आप चारों लगाने से कोई भी फुल मात्रा में काम नहीं करता है. और एक के ऊपर एक लगाने से, ये सब अलग अलग कंपनी का आप डाल देते हो, एक्सिपियंस बेस सब सेम नहीं रहता है, साथ में कैसा काम करता है वो आपको पता नहीं. एक को एक ब्लॉक ही कर सकता है या एक को एक खराब कर सकता है. तो अच्छा ये प्लान है कि आप साइक्लिकल थेरेपी करो. एक रात को ये लगाओ, दूसरी रात को, तीसरा, फिर 4th, 5th, 6th, ऐसा साइकिल में. लेकिन रात में 1 क्रीम लगाओ या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक आई सेड. ओके. रेटिनॉल हर किसी को सूट नहीं करता? हर किसी को सूट नहीं करता है, और रेटिनॉल का बहुत सारा अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो सकता है. अकेला वो मॉलिक्यूल के साथ, प्लस उसके साथ आजकल बहुत सारा कॉम्बिनेशंस आ गए, उसके साथ पेप्टाइड, लिक्रिश, ये विटामिन सी, ये वो 1000 चीज़ें कॉम्बिनेशन आता है. सो वो एक चीज़ ना, इट्स बेस्ट यू टॉक टू योर डॉक्टर.
और कभी कभी रेटिनॉल को स्लोली इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। 2 घंटे के लिए लगाओ पहला 3-4 दिन, अल्टरनेट नाइट्स लगाओ पहला 3-4 दिन, ऐसा कर करके आप इंट्रोड्यूस स्लोली कर सकते हो। करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग इन द नाइट। कभी कभी ऐसा होता है रेटिनॉल ज़्यादा, आपने सेम मात्रा के रेटिनॉल अराउंड द आई, अराउंड द माउथ सब लगाया, तो ये और ड्राई होके और फ्लेकी होके और डार्क हो जाता है वो स्किन। तो वो नहीं चाहिए आपको। किसी किसी को पर्जिंग हो सकता है, क्योंकि वो स्किन को एक्सफोलिएट करता है और उसको आप अगर नीटली निकाल नहीं रहते हो तो वो ब्लॉक कर देता है पोर्स को, और फिर आपको एक्ने बन सकता है उसमें। सो दैट्स अ टॉपिक वेयर यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर। आपने एक बार ना मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही थी। आपने कहा था कि यूज़ द क्रीम्स दैट फील हैप्पी ऑन योर फेस। ये एक बहुत इफेक्टिव स्किन केयर टिप है। बट ये जब आप खुद एक स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करोगे फिर आपको इसका मतलब समझेगा। बेसिकली कुछ कुछ क्रीम्स लगाने के बाद ना आपको जलन नहीं होती है, आपकी स्किन की क्वालिटी एक्चुअली अच्छी फर्म हो जाती है। इज दैट अ करेक्ट वे? या करेक्ट वे इज हैप्पी। द फर्स्ट स्टेप आपको लगना चाहिए कि वो इरिटेट नहीं होना चाहिए, अगला दिन आपको रेड पैची नहीं होना चाहिए, रेड नहीं होना चाहिए, स्ट्रेची नहीं होना चाहिए, या 1-2 दिन में पिंपल नहीं निकलना चाहिए। तो आपको पता है हाँ ये ठीक है, मैं ये कंटिन्यू कर सकती हूँ। सो योर स्किन हैज टू बी हैप्पी। बेसिकली आपकी स्किन केयर रूटीन को डिज़ाइन करने के लिए भी आपको थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभी अभी आप ही कर रहे हो तो, डॉक्टर कर रहे हो तो लगभग कभी कभी एग्जैक्टली मिल जाता है। बट फिर भी मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ मेरा फर्स्ट कंसल्टेशन के बाद 10 दिन के बाद फॉलोअप आना ज़रूरी है, बिकॉज हम इतना देख सकते हैं लेकिन पूरा लाइफ आपका स्टडी नहीं कर सकते हैं ना। लाइफस्टाइल क्या है आपका, ये क्या पूछते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ कुछ मिस भी हो जाता है। तो इसलिए हमको फर्स्ट वीक मुझे भी चाहिए देखने के लिए कि आपका स्किन कैसा रिएक्ट कर रहा है। सो यू विल सी दैट वी विल हैव वेरी 3 क्रीम्स मे बी एट द मोस्ट बेसिक्स, देन आई बिल्ड अपॉन स्लोली टू सी विच डायरेक्शन टू टेक यू। वन मोर मिस्टेक जो लोग हमेशा करते हैं, क्रीम्स जो खरीद लेते हो महंगा सस्ता जो भी आपको लगे वो, उसको रखते इतना गंदे से है, और ट्यूब से बाहर पूरा पिचकी हो जाता है, उसके ऊपर कैप डाल देते हो, बाहर गंदा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, वो लगा के फ़ायदा क्या है। वो वाइट वाले क्रीम येलो बन जाता है क्योंकि आपने ठीक से कैप नहीं लगाया, ऑक्सीडाइज हो गया वो भी, तो फिर वो काम ही नहीं करेगा लगा के। और यू हैव टू कीप ईदर ए सेपरेट ट्रे, सेपरेट बॉक्स। अब्रॉड तो छोटा छोटा मिनी फ्रिज खरीद के रख देते हैं तो एक ही टेम्परेचर रहेगा। इधर भी खरीदने लगे हैं लोग मिनी फ्रिज, जैसा आप बार होता है वैसा छोटा सा एक मिनी फ्रिज रहता है कॉस्मेटिक क्रीम्स के लिए। तो वो सब नहीं करोगे तामझाम एंड ड्रामा, बट एटलीस्ट मेक श्योर क्रीम का जो लिड है वो क्लीन साफ करके फिर लगाओ आप, ट्यूब्स क्लीन साफ करके फिर लगाओ, अंदर रखो। वो ट्रे एक अच्छे से ले लो ताकि वो सब उसी में रहे कि पानी भी, आप चेहरा धो लो और पानी भी उसमें जाए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। सो दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड टेक केयर। और सिर्फ एक्सपायरी डेट देखना ज़रूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपको ये भी पता करने का है कि वो डब्बे में रहता है आफ्टर यू ओपन हाउ मेनी डेज इज इट बेस्ट टू यूज़। आप एक्सपायरी डेट लेते हो 2026 रहता है, आप कभी भी ओपन करते हो फिर महीनों यूज़ करते हो, एंड देन दैट क्रीम विल ऑल बिकम बैड। सो मेकअप भी वैसा ही है, क्रीम्स भी वैसा ही है। वंस यू ओपन हाउ मेनी डेज कैन यू यूज़, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, लड़कों की थोड़ी सी मोटी स्किन होती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स, राइट? ऑफ कोर्स लड़कों की स्किन ज़्यादा सहन कर सकती है चीज़ों को, सहन भी कर सकता है। जब ट्रीटमेंट्स हम करते हैं रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा करता है, स्पेशली एंटी एजिंग, स्किन टाइटनिंग, लिफ्टिंग करते हैं तो कोलाजन बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट भी हो जाता है, अच्छे से भी हो जाता है। ये क्यों, भगवान ने ऐसे क्यों किया है? भगवान ने भी किया है, बाकी ज़रा सा आप लोग भी शेव कर करके वो स्किन थिक हो जाता है, which is like a continuous injury and the skin becomes a little thicker. My God. So that is also one, but God only has done it. Plus आपका जो testosterone है, they support oil glands. तो जिधर ऑयल अच्छा है उधर स्किन अच्छा भी है, स्किन थिक भी है, कोलाजन अच्छा भी है, इसलिए हम बोलते हैं ऑयल बाहर से भी डालो। लड़कों के आईलैशेस भी, ऑयल है, आईलैशेस भी लंबे होते हैं। That I hate. ओके, हाल ही में एक वीडियो वायरल गया था जहाँ नीतू सिंह मैम और आतिया शेट्टी वो गांजी के बारे में बात कर रहे थे। आपने भी एक बार कहा था, और ये एक्चुअली देश भर में एक रेसिपी होती है। इट्स अ प्रोबायोटिक बेसिकली ना, मतलब आपके गट बैक्टीरिया को हेल्प करता है। बट अगर रेगुलरली उसे यूज किया, मे बी वंस अ वीक, रोज खाओ, हम लोग रोज खाते हैं रोज। ओके, ट्रेडिशनली हम लोग रोज खाते थे, आजकल नहीं, बट ट्रेडिशनली एवरी मॉर्निंग योर ब्रेकफास्ट वाज दैट। Like I was telling you yesterday, I was in Indore for the Congress. So our Manipal Medical College का HOD मेरा सीनियर है, वो 1 साल सीनियर है। So वो आके मुझे बता रहा था, I saw your podcast and you said Ganji Benjan. I was so impressed.
पर ये एक स्किन केयर टिप भी है. ऑफ कोर्स. गट स्किन एक्सेस होता है. कुछ गट कुछ स्किन. आप झट से बता सकते हो कैसे बनाते हो गंजी? हाँ. यू मेक राइस, पार बॉइल्ड राइस बोलते हैं हम, तो वो भी कर सकते हो, आपका रेगुलर भी कर सकते हो. बनाओ लेकिन स्टार्च को स्ट्रेन मत करो. चावल का पानी. हाँ, चावल और पानी साथ में रहना चाहिए और एक्सेस पानी रहना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैसा बनाते हो एक पोर्शन चावल 2 पोर्शन पानी लेके, दैट्स द आइडियल वे ऑफ मेकिंग राइस, सो दैट व्हेन यू ओपन द कुकर इट इज परफेक्ट. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. एक पोर्शन राइस है तो एक 5 पोर्शंस पानी ले लो आप, ताकि वो बन के फिर भी पानी रहे. Now usually straining it out and then eating is the best way because starch कम हो जाता है. That is why we Mangaloreans eat that much rice, but we don't necessarily put on that much weight. So that is because we've drained off the starch. Now when you do a ganji, you keep that starch, you keep that rice, and that's kept overnight. Okay. And then the next morning it is just about little fermented. Usko you also put your curd, which we call benjana. थोड़ा सा ज़्यादा according to your taste, you put your curd. Okay. And we usually also put pickle. And then we eat. But many of us can't really ferment it overnight. So we just make fresh ganji in the morning. And you take the ganji with the starch, a little starch, not too much of starch. We take that. इसमें probiotics शायद ज़्यादा नहीं होगा. You're putting curd and eating. The other soul food is we take this ganji and then I put a little salt and then we put a little ghee in it, 1 spoon of ghee in it, and we make uppu motte, which is 2 eggs cracked open on the pan. Wow. Like your sunny side up. And then just a little salt and just a little red chili. Your protein, your carb, your fat. Yum meal. My mouth is watering. Plus great for skin. Plus great for skin because you've had everything there. It's perfect. Trust me, try that. It's a soul satisfying food. Hot ganji in the morning with ghee, with little salt into it, and 1 upmotte on the side, which is cracked egg, 2 cracked egg into the pan on a ghee again, and little salt and little red chili. Pepper, red chili powder, that's it. और कौन से प्रैक्टिकल प्रोबायोटिक फूड्स होते हैं जो आपके स्किन को ज्यादा बेनिफिट करता है? दही is a great probiotic. Pickle, everywhere now we are talking of pickled vegetables. Kimchi is about अपना pickles है ना. अचार. Exactly. And वो अचार में हल्दी है, अपना अचार में तो वो भी हो गया. हल्दी है, peppers है, oil है. So that's like a fabulous food for you. Oil massages that we used to do once in a week, which is great. Oil massage to your scalp is great because it anti-ages your scalp, keeps your scalp clean, reduces the inflammation of your scalp. So as you grow older, one of the biggest thing that happens, we are concentrating on skin, but it is hair fall, which makes a person look old or young, right? Head full of hair is a sign of youth. So that helps. Hair aging के बारे में बात करते हैं. क्या हेयर को डाई करना खराब है बालों के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है. बट डाइज में कुछ इंग्रेडिएंट है, वो किसी को अगर सेंसिटिव है वो इंग्रेडिएंट के लिए, तो चेहरे का पिगमेंटेशन, स्पेशली एक कंडीशन है LPP हम बोलते हैं, वो कंडीशन हो सकता है जिसमें चेहरा डार्क हो जाए. तो वो स्पेसिफिक पीपल को, हर एक को नहीं होता है. कुछ नहीं होता है. आई हैव बीन डाइंग माय हेयर ऑल माय लाइफ. कुछ नहीं होता है. पर हेयर डाइंग से कुछ खराब नहीं होता? बिल्कुल नहीं. ओके. बेसिक ड्राई होता है बाल, तो इसलिए आप या ऑयलिंग करो, या उसके बाद आजकल बहुत सारा हेयर मास्क आते हैं, हेयर कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स आते हैं सैलून्स में, वो करो ताकि वो बाल का हाइड्रेशन आप ठीक रखो. बट कलर लाइट मत करो आपको एग्जिस्टिंग कलर से, क्योंकि जब भी आप लाइट करते हो वो पेरोक्सिडेज से स्ट्रिप करते हैं. हाँ, यही मैं पूछ रहा था. हाँ, तो जब वो पेरोक्सिडेज से स्ट्रिप करते हैं तभी आपका बाल का जो डायमीटर है फॉर एग्जाम्पल वो कम हो जाता है, बिकॉज स्ट्रिपिंग इट फ्रॉम द आउटसाइड. एंड ऑल्सो हेयर बिकम्स वेरी ड्राई विद पेरोक्सिडेज, तो टूटने लगते हैं बाल. तो सडनली यू विल सी when you put a ponytail, there's nice and thick hair, but after that one small thing happens because it's all broken from in between. So that happens when the hair is very dehydrated or there's less protein in your diet. तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके वजह से बाल टूटने लगते हैं. ओके. पता है, ये मैं सालों से कह रहा हूँ, मेरे लिए गेम चेंजर लाइफ में हेयर हेल्थ के लिए योगा वगैरह के अलावा मैंने एक तेल ढूंढा था लोकल केमिस्ट में, महाभृंगराज तेल, एक आयुर्वेदिक तेल है. भृंगराज ग्रीन कलर का है. कुछ लोगों को बासी लगता है वो, मुझे बहुत अच्छा, मुझे कंफर्टिंग स्मेल लगता है. एटलीस्ट जितने भी इंडियन लड़के हैं
मैंने मेरे सारे ब्रोज को ये रेकमेंड किया एंड देव ऑल लव्ड इट. I don't know if it suits women's hair again. Bringraj is a very nice herb from the Indian chemistry perspective, which works beautifully. Abroad also they're using it in oils right now. Sure. And a lot of companies, I also use Bringraj oil. There's Yeah. a lot of companies which make it, which doesn't smell so hard and it's not green in color, but it still has a little color in that, the herby color. But Bringraj is a great ingredient. You know, my mama used to make an oil at home, which used to have coconut oil. My mother will be saying, no, that is not the correct recipe. I don't know the correct one, please, we will write. But if I remember right, it is methi seeds, bay leaves, hibiscus flower. All of this goes into the, and jeera. All this goes into the oil. So she soaks it and she heats up the oil and then she decants it and puts it into a thing and gives it all of us. And that also really works well. So there are a lot of Indian recipes like that. They take a base oil, as whether you say sesame or coconut or something, and then they build on that with a lot of herbs. But actually biologically यहाँ क्या हो रहा है उन जीरे की वजह से, मेथी के दाने की वजह से? In general, all of these infuse a lot of either vitamins or certain antioxidants or sometimes certain irritants which irritate your scalp. This pepper oil का एक बार पूरा red chili oil and pepper oil का पूरा trend बन गया था बीच में. So they used to put that oil onto the scalp, which works by irritating the scalp and therefore leading to stimulation. ये थोड़ा dangerous हो सकता है. ये करना मत, ये dangerous हो सकता है. But we also use like some certain forms of tretinoins, retinols, azelaic acids, all this to irritate the scalp in the formulas to kind of regrow hair. But these have to be done judiciously. Okay. वैसे हेयर भी एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सेक्शन है, इसलिए मैंने बहुत होम रेमेडी पर्सपेक्टिव से आपसे सवाल पूछे. सेम थिंग दैट वी पुट ऑन द फेस, दही बाल में डाल सकते हो. एवरीथिंग टू हाइड्रेट योर हेयर. पंजाब में ये करता है दही ना. हाँ. वी ऑल्सो सोक फेनुग्रीक व्हिच इज मेथी overnight, and then the paste of the methi is also very hydrating for the hair. So all of these, various hair packs are there which really helps. Okay, हम पॉडकास्ट के अंत तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. बट एक बहुत की टॉपिक है जिसकी बात थोड़ी सी हो चुकी है गायनेकोलॉजी स्पेशल में, पर मैं आपको भी पूछना चाहूँगा. डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन हेल्थ किसी के मेनोपॉज से एग्जैक्टली कैसे रिलेटेड होती है और घर पे बैठे औरतें क्या कर सकती है इन सिचुएशंस को फाइट करने के लिए? आई थिंक पहला चीज़ है ये समझना और ये जानना कि ये मेनोपॉज है और मेनोपॉज में स्किन ड्राई हो सकता है. मेनोपॉज में ऐसा रख सकता है कि सडनली मेरा स्किन एज हो रहा है कल से आज तक. पिगमेंटेशन हो सकता है. एक चीज़ है मेलास्मा करके हम बोलते हैं, जो सिर्फ चेहरे पे ऐसा सेम आता है, चीक्स में, आईब्राउ में, इधर बाइलैटरली दे विल बी सिमिलर जो जगह पे आ रहा है, वो पिगमेंटेशन है. सो वो आ सकता है चेहरे पे, विच इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग. बाल बहुत सारा जड़ सकते हैं. मूड वेरिएशन के हिसाब से आपको जो ज़रा सा है वो और ज़्यादा दिख के ज़्यादा दुख हो सकता है, उसके वजह से स्ट्रेस हो सकता है. और आपको ये जानना है कि ये सब हार्मोन की वजह से हो रहा है. तो पहला पैनिक मत कीजिए कि ये मत सोचिए ओ माय गॉड क्या हो रहा है. यू अंडरस्टैंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेनोपॉज. उसके लिए क्या करना चाहिए? सेम थिंग, टाइम पे सो जाना, एक्सरसाइज करना, ताकि वो जितना भी हार्मोन्स है उसको आप ज़रा सा बूस्ट दे सकते हो. और वो टाइम पे जैसा मैंने बोला है, बोन डेंसिटी कम हो जाएगा, मसल कम हो जाएगा. तो वर्कआउट बहुत ही ज़रूरी है, वेट्स बहुत ज़रूरी है. ऐसा करके इतना सारा वेट मत उठा लेना कि वो इन्फ्लेमेशन हो जाए या बोन इंजरी हो जाए या लिगामेंट इंजरी हो जाए. उसका भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है ये टाइम पे. सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर के पास जाके डेफिनेटली स्टार्ट करना ये टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जो ये समझ सकते हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाके हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कर सकते हैं. उससे भी स्किन और हेयर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा. बट दैट ऑल हैज़ टू बी डन अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन, गाइडेंस एंड कंसल्टेशंस. तो ये कर सकते हैं. सिंपल थिंग्स आप ये टाइम पे फटाक से डॉक्टर के पास स्टार्ट कर सकते हो. एटलीस्ट अ फेशियल अ मंथ, सो हाइड्रेशन ज़्यादा बरकरार रहे. या सब कुछ सिंपल इक्विपमेंट स्टार्ट कर सकते हो जो आपका स्किन स्टिमुलेटेड रखे. बट गोइंग टू अ डॉक्टर्स ऑफिस की स्किन केयर रेजीम को कैसा ठीक करे, कुछ सप्लीमेंट्स कैसा ले,
या ट्रीटमेंट करने का है तो 1-2 सिंपल क्या स्टार्ट करें, या नहीं करने का है तो एटलीस्ट ये 2 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाकी जो चीज़ें हमने डिस्कस किया है इस पॉडकास्ट में कि योर लाइफस्टाइल चेंजेस, स्लीप ऑन टाइम, ईट ऑन टाइम, स्टॉप वरीइंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सब ये टाइम में करना बहुत ही ज़रूरी है कि यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर बॉडी इज़ गोइंग थ्रू अ चेंज एंड दैट चेंज इज़ नॉट एन ईजी चेंज। सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप समझो, आप अंडरस्टैंड करो, जिसको घर में समझ में नहीं है उनको बताओ कि मेनोपॉज से चल रही हूँ मैं, गुजर रही हूँ मैं। ये ऐसा नहीं होता है कि 2 महीना, किसी किसी को 3 महीना हो सकता है, किसी किसी को 3 साल, मेरा कोई फ्रेंड्स को 10 साल लगा है। सो हो सकता है हॉट फ्लशेस हो सकता है, अचानक आपको स्वेटिंग हो सकता है, अचानक चेहरा लाल हो सकता है, ये भी सब हो सकता है, अचानक ऐसा भड़बड़ पैल्पिटेशन हो सकता है, ये सब हो सकता है। ये आप पहला आप जानो, फिर आपके घर के सदस्य को उसके बारे में जानकारी दो ताकि वो सपोर्टिव रहे वो टाइम पे। मेरा कितना सारे लोग फ्रेंड्स हैंड फैन लेके घूमते हैं बिकॉज हॉट फ्लैशेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि यू जस्ट नीड द फैन इन द फेस। सो इट्स नॉट एन ईजी टाइम इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली फॉर अ वुमन। सो वो टाइम पे फैमिली सब, स्पेशली टीनेज चिल्ड्रन, घर में हस्बैंड सपोर्ट देना वो टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मम्माज ने आपका टीनेज का टैंट्रम सहा है, आप अंडरस्टैंड करो उनका ये टैंट्रम पीरियड है, तो वो ज़रा सा समझना बहुत ही सपोर्टिव हो जाता है। मर्दों में भी ये होता है एंड्रोपॉज, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है एट द सेम एज। मैंने बहुत सारे लोगों से इसके बारे में बात करी है। मैं मानता हूँ कि एक एज होता है किसी इंसान की लाइफ में जहाँ आपको चैलेंजेस दिए जाते हैं ताकि आपका दिमाग, आपका दिल थोड़ा सा बदले। एंड ऑनेस्टली ये थोड़ी सी ना ईगो स्ट्रिपिंग चीज़ें होती है, बट एट द सेम टाइम जब आप इन चीज़ों से गुजर रहे हो, ये एक बहुत मुश्किल फेज हो सकता है, तो इसे साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली टैकल करना थोड़ा सा ज़रूर। अब क्या कहते हो अपने पेशेंट्स को फॉर साइकोलॉजिकल हेल्प, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है एंड एक लेवल पर आप उनके हेयर स्किन को हेल्प कर रहे हो, बट आई एम श्योर उनके दिल और दिमाग को भी हेल्प करना पड़ता है आपको एज अ डॉक्टर। क्या कहते हो उन्हें? So I always tell them 2 things. One, obviously, sometimes you need a therapist, which is okay in today's day and age, because it's not that people have the time to listen to your story. Sometimes it is just going and talking to a neutral person who's not judging you. वो आपको जज नहीं करेगा, उसका आपको कुछ लेना देना नहीं है, तो आप जो भी चाहिए जाके बात कर सकते हो खुला। एंड उससे बात करके कि ऐसा नहीं कि वो कुछ आपको सोल्यूशन दे देगा, आपका ही दिमाग क्लियर हो जाएगा और आपको ही सोल्यूशन आ जाएगा। सो थेरेपिस्ट के पास बात करना इज़ परफेक्टली ऑल राइट, वो एक चीज़ है। दूसरा, मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि दिस इज़ अ चेंज ऑफ लाइफ। जैसा टीनेज चेंज होता है, ये टाइम पे चेंज होता है। आपको ये समझना मेडिकली क्या हो रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो आप सोचते हो आई एम सो डिप्रेस्ड बिकॉज एवरीबडी इज़ बैड अराउंड मी और एवरीबडी इज़ हर्टिंग मी। नहीं, आपका खुद का हार्मोन लो है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। डोंट कॉम्प्लिकेट द स्टफ। कि आप जितना ये टाइम पे, जब तक आपका ये एक ट्रांजिशन ख़त्म नहीं होता है, कम बात करो, कम जजमेंट्स करो, कम एडिशनल सोचो, जस्ट टेक इट फॉर व्हाट इट इज़, दैट रियली हेल्प्स। डॉक्टर रश्मि शेट्टी, थैंक यू एक और एपिक पॉडकास्ट के लिए। ये हमारा चौथा एपिसोड है आई थिंक, एंड अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैंने सिर्फ 10% ऑफ योर नॉलेज को टैप इन किया है। तो थैंक यू, यूर एन अमेजिंग गेस्ट, दैट्स ऑल आई विल से। मज़ा आया आज, थैंक यू सो मच।